Tomorrow I will be taking up differentiation between quantitative and qualitative methodologies. So in quantitative methodology, we deal with the variables. Very simple. When we are to study human behavior, either individually or in a group or in an institution, we deal with some psychological testing. And any psychological test measures one particular variable or one set of variables. As I was sharing with you yesterday, one scale by Professor Pentrich measuring 6 motivational beliefs, 5 learning strategies, and 4 resource management strategies. It does not have a single variable. The scale itself is having 15 subscales, combination of scales, and there is all scales are psychometrically independent of each other. 15 variables. There is only this is the scale which is measuring 15 variables. As 16 personality factor questionnaire is dealing with 16 different personality factors. So this is one example. This is the other example where we have one test or one scale which is measuring a set of variables. That is personality hardiness. Personality hardiness is composed of 3 psychological domains. One dealing with the control, that is locus of control. One dealing with the challenge, and the third one is dealing with the opportunities. Commitment, challenge, and control. So 3 dimensions have been analyzed separately also and taken together. These are known as either hardiness or psychological hardiness. Another set of variable which is in collection of more than two domains. That is the psychological capital, in which there are 4 different variables taken together which constitute or defined as psychological capital. मनोवैज्ञानिक पूंजी कौन से 4 है वो है होप, रेजिलियंस, ऑप्टिमिज्म एंड सेल्फ एफिकेसी. सो सेल्फ एफिकेसी को लोग अलग से स्टडी कर रहे हैं, आइदर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल. होप को भी कर रहे हैं, ऑप्टिमिज्म को भी कर रहे हैं, रेजिलियंस को भी कर रहे हैं. इन चारों का जो साइकोलॉजिस्ट ने चारों ने इन कुछ ऐसा फैक्टर एनालिसिस से देखा कि इन 4 फैक्टर को इकट्ठा करके देखें तो किसी व्यक्ति का, इंडिविजुअल का, सब्जेक्ट का जो उसका जो टोटल बिहेवियर पैटर्न है उसको हम साइकोलॉजिकल कैपिटल कह सकते हैं. तो वो कंस्ट्रक्ट है, उसका डिफाइनिंग है वेरिएबल का. तो वही फिर मेजरमेंट में जाता है. वेरिएबल का कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट की रिमूव करता है और मेजरमेंट से वहाँ के एनालिसिस से हमारे को मुड़ के उस वेरिएबल को रीडिफाइन करने के प्रोसेस में चले जाते हैं. सिमिलरली in 60s, early 60s, when we were measuring when we were measuring giftedness or talented, it was merely in terms of intelligence, IQ. आफ्टर सम टाइम हमको ये पता लगता है कि IQ को सिंगल स्कोर से या सिंगल वैल्यू से हम टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज टैलेंट हैज मैनी फैसेट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स. तो वहीं से फिर जो क्रिएटिविटी का ऊपर फोकस आना शुरू हो जाता है. हमने कहा कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी इंटेली डिफरेंट हैं. और उसी समय सीन पे जो आने लगते हैं जो सिग्निफिकेंट पर्सन आते हैं साइकोलॉजी में, वो कौन सा है? प्रोफेसर JP गिलफोर्ड आ जाते हैं जब वो अपने SY मॉडल के साथ आते हैं. तो SI मॉडल में बाकी बातों को हम टच नहीं करेंगे, लेकिन उतना पार्ट डील करेंगे कि उनमें जो प्रोसेस में वो कंटेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, 3 डायमेंशनल मॉडल, कंटेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट. JP गिलफोर्ड ने मैथमेटिकली हमारे को बताया कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 120 एबिलिटीज. फिर उन्होंने खुद ही मॉडिफाई किया तो 150 भी चले गए. फिर उन्होंने खुद उसको मॉडिफाई कर 180 मेंटल एबिलिटी.
तो जेपी गिलफर्ड ने साइकोमेट्रिकली इस तरीके को प्रूव करने की कोशिश की कि जो हमारा ह्यूमन इंटेलेक्ट है इसके अंदर 180 डिफरेंट एबिलिटीज हैं, लेकिन हम सभी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दी ओवरलैपिंग्स। और जो दूसरी डेवलपमेंट होनी शुरू हुई तो वो क्योंकि हमने सर्वे में जाना था तो उतनी क्लिनिकल डिटेल में हम नहीं जा सक रहे थे, इसलिए उस मॉडल को ने हमारे को बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर हमने उसको थोड़ा सा छोड़ के दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट थे उनको लेते हुए आगे चले। लेकिन उसने जो हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दिया वो था कन्वर्जेंट थिंकिंग का और डाइवर्जेंट थिंकिंग का। थिंकिंग में कॉग्निटिव डोमेन में तो एक तरफ कन्वर्जेंट में कन्फर्मिस्ट अप्रोच आती है, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग में नॉन कन्फर्मिस्ट अप्रोच आती है। तो वहाँ क्रिएटिविटी का एक मेजर फील्ड डेवलप हुआ। तो उसमें जो पहला बड़ा रिसर्च वर्क रिपोर्ट हुआ है और उसके अंदर गैटिजेल एंड जैक्सन थे दो रिसर्चर्स। उन्होंने कहा कि अगर हम ह्यूमन टैलेंट में 80% ऑफ द टैलेंट रिमेन्स हिडन इफ वी बेस आवरसेल्व्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू। तो वहां से फिर एक हमारे पास नई टर्मिनोलॉजी बन के आती है कि वी हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ टैलेंटेड पीपल। वी कैन हैव 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स dealing with the talented people till not sorry not with the talented people but to explain talented behavior among the uh, subjects individuals. One group having both the talent, that is creativity and intelligence. One group having only creativity not intelligence, यानी इंटेलिजेंस नॉन एग्जिस्टेंट है, लो लेवल है। और एक जिसमें इंटेलिजेंस है लेकिन क्रिएटिविटी नहीं है, मतलब हाई इंटेलिजेंस लो क्रिएटिविटी। और एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास क्रिएटिविटी भी लो है और इंटेलिजेंस भी लो है। तो हम टाइम एंड अगेन जो हमारे रिसर्चेज का फोकस रहा है विद द हेल्प ऑफ टूल्स, विद द हेल्प ऑफ द थ्योरी, वो टूल से लेकर वेरिएबल की डेफिनेशन और वेरिएबल की डेफिनेशन से टूल के बढ़ने तक का ये सफर चलता रहा है और चल रहा है। और उसमें क्रिएटिविटी को टोटली इंटायरली फोकस करा गया। और पहले जो मैंने जो सबसे अच्छी बुक देखी है क्रिएटिविटी के ऊपर, टॉरेंस को छोड़कर, टॉरेंस साहब का बहुत बड़ा काम है प्रोफेसर टॉरेंस का, और उन्हीं के बनाए हुए क्रिएटिविटी के टेस्ट ऑल ओवर द ग्लोब क्रिएटिव बिहेवियर को मेजर कर रहे हैं। तो वो स्टर्नबर्ग का है। स्टर्नबर्ग को हम जानते हैं टायरियार्किक मॉडल से, लेकिन स्टर्नबर्ग का मेजर वर्क है वो क्रिएटिविटी पे है। तो उनका 1999 का बुक है जो मेरे पास है, वो 25 ईयर्स ऑफ रिसर्च ऑन क्रिएटिविटी पे है। 25 ईयर्स, उन 25 ईयर्स लिए उन्होंने, कब से लिया, 70 से लेकर उन्होंने 98 97 तक स्टडी को 99 के वॉल्यूम में कंपाइल करके हम लोगों को दिया फॉर फर्दर रीडिंग्स एंड फॉर फर्दर रिसर्च। तो जो प्रोसेस है वेरिएबल को डिफाइन करने का, तो स्टर्नबर्ग कहाँ शुरू करता है, इंटेलिजेंस से, लेकिन बात किसकी करता है, क्रिएटिविटी पे। तो कोई व्यक्ति जब रिसर्चर किसी रूप में किसी वेरिएबल को लेकर काम शुरू करता है तो उस वेरिएबल के साथ साथ उसको बिहेवियर के कुछ और कॉनोटेशन नजर आते हैं जो उसकी टूल ऑफ मेजरमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। तो जब वो उनको फिर मेजरमेंट में लेके आने की कोशिश करता है, एट द एंड ऑफ द एम्पिरिकल एविडेंस, एट द एंड ऑफ द एनालिसिस एट द एंड ऑफ द थीसिस, जो भी वो डेवलप कर रहे होते हैं, वो कुछ न्यू इनसाइट देके जाते हैं। ज्यादा उनकी तरफ से ही रीडिफाइनिंग ऑफ द वेरिएबल होना शुरू हो जाता है, या फिर वो हमारे को लीड दे देते हैं कि इस तरीके से आप आगे इसको एक्सप्लोर करिए, सो दैट वी कैन फाइंड आउट न्यू काइंड ऑफ कॉनोटेशन फॉर द ह्यूमन बिहेवियर विच इज नॉट नोन सो विद अस। शुरुआत का होना फिलोसफिकली, थ्योरेटिकली, फिर उसको एम्पिरिकल एविडेंस के लेके आने के लिए ऑब्जेक्टिविटी का लेकर आना, टेस्टिंग के लिए लेके आना, जो साइंटिफिक मेथड का रिगर को हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी में। कि जब हम साइकोमेट्री कह रहे हैं कि साइको कहाँ से वर्ड आ रहा है, साइकोलॉजी से, बिहेवियर से, मीट्रिक कहाँ से आ रहा है, मेजरमेंट से आ रहा है। जो हम मीट्रिक प्रणाली पढ़ते थे अपने स्कूल के समय, मैथ की किताबों में, फिजिक्स की किताबों में, कि मीट्रिक जो हम सेंटीमीटरों में, किलोमीटर में,
लीटर में बात कर रहे हैं, किलोग्राम में कर रहे हैं, मात्रा को किस तरीके से, मात्रा को, दूरी को कैसे नापना है। जब हम स्केलिंग भी कहते हैं, साइकोमेट्रिक स्केलिंग, स्केल कह रहे हैं, स्केल का मतलब भी हम क्या है, हमारे दिमाग में भी ये ले जाता है कि जो हम अपने मेजरमेंट करते हैं, 2 इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है, 6 इंच है, मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट जो है, फिजिकल मेजरमेंट को हम किस तरीके से साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में लेकर आए हैं। तो आज के संवाद में मेरा जो पार्ट है, जब हमने साइकोलॉजिकल टूल डेवलप किया, कल हमने उस बात को उस बात पे बाइंड अप किया था कि वो जो टूल है हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, रिलायबल होगा, वैलिड होगा, और उसकी यूजेबिलिटी पे हो, जब हम उस टूल की सिलेक्शन करते हैं या हम टूल को डेवलप करते हैं। न्यू टूल की जरूरत कब पड़ती है, जो मेरी कंटेक्स्ट में उसकी एप्लीकेशन इन टोटल नहीं है। ये एक वर्ड है, बड़ा अच्छा यूज किया था, एनेस्थेसी का बुक है, ओरिजिनल बुक साइकोलॉजी वालों ने ज्यादा देखा होगा, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बुक, एनेस्थेसी की, एनेस्थेसी। तो उसके अंदर जो एनेस्थेसी ने कहा था कि न्यू टूल की जरूरत क्यों पड़ती है, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई टूल ऑफ रिसर्च किसी एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में विद इन दी कंट्री और अक्रॉस द ग्लोब डेवलप किया जाता है, और दूसरे उसमें उसका जो लिंग्विस्टिक कल्चरल वेरिएशन अगर दिखती हैं और टूल के अंदर कुछ आइटम है, तो टूल को दोबारा बना लेना चाहिए। She has been suggestive about development of tool, the new context with the help of the modification of the items to be included in the test. हाँ, यहाँ पे आपको ये एक बात बता दूं, बहुत लोग जो टूल डेवलप कर रहे हैं या कहते हैं मेरा टूल नया है, कभी टूल नया नहीं आएगा, वो ऑलरेडी पहले बड़े टूल्स का एक इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म है। मैं क्रिएटिविटी पे, इंटेलिजेंस पे, पर्सनालिटी पे नया टेस्ट बनाने की अगर अपनी पेरेंट की तरफ मूव करता हूँ, तो वो I think I am erroneous and I am not ethical, because that work has already been done by the other some other scholars or researchers in one part or the other part of the globe. तो मैं उनसे सहारा लेकर आगे चलता हूँ। इसको हमेशा मान के चलना चाहिए कि जितने टूल ऑफ रिसर्च हमारे पास अवेलेबल हैं, वो पहले से बड़े हुए हैं बहुत सारे, और उनके मॉडिफाइड वर्जन आ रहे हैं, इम्प्रूव्ड वर्जन जा रहे हैं, और उनकी इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन और या उनका अडेप्टेशन जो हमारे पास आ रहा है, जिसको हम न्यू टेस्ट कह रहे हैं, वो साइकोमेट्रिक मैथोडोलॉजी को फॉलो करके बढ़ के आए हुए हैं। तभी हम कहते हैं साइकोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें फैक्टर एनालिसिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस डेटा के अंदर यूज हो रही है। हमने कल से वो मैंने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, अब शुरू कर रहा हूँ उस शब्द को। साइकोमेट्रिक जो टेस्टिंग है, जो साइकोलॉजी में हमारे पास मनोविज्ञान के अंदर आया, कि वो जो कोई भी टेस्ट है, वो आपका ह्यूमन बिहेवियर को जो के अंदर जो वेरिएशन है उनको चेक कर रहा है। तो उसको चेक करने का जो साधन है, उसका जो प्रिंसिपल है, दैट प्रिंसिपल इज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट which has been developed with some psychometric properties, it is normative. The word is normative. Normative testing. In survey research, most of time we are using normative surveys. जो आम बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल का प्रिंसिपल को, और उसी वक्त स्टैटिस्टिशियन ने हमारे साइकोलॉजिस्ट को हेल्प आउट किया, जिन्होंने कहा कि आप अपने ह्यूमन बिहेवियर में जो चेंजेस हैं या उसमें जो वेरिएशन है, उनको कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो उन्होंने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का जो कहते हैं निर्माण हुआ, या वो बनकर आती है फ्रॉम द स्टैटिस्टिशियंस, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो हमारा जितना भी साइकोलॉजी के अंदर जितना भी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया गया है, उसके अंदर जो बेसिक फाउंडेशन है, वो हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से प्रभावित है, और उसी से ही उसका पूरा टूल डेवलपमेंट से लेकर उसकी एक्सरसाइज जितनी है टूल डेवलपमेंट के अंदर, फ्रॉम आइटम सिलेक्शन और फाइनल ड्राफ्ट विद द हेल्प ऑफ हम आइटम एनालिसिस एंड देन लायबिलिटी का, वैलिडिटी का जो क्वेश्चन है, उनको हम कैसे रिजॉल्व करते जाते हैं फॉलोइंग द साइकोमेट्रिक प्रिंसिपल्स। वो मेथोडोलॉजी अपने आप में कंप्लीट मेथोडोलॉजी है। साइकोलॉजी में बहुत लोगों ने वो पेपर पढ़ा होगा या सुना होगा, जो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं। हम एजुकेशन में
एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक पार्ट देखते हैं और एजुकेशनल मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन में अलग से देखते हैं उसको, स्टैटिस्टिक्स को अलग से देखते हैं। तो एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स अपना डोमेन है, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन अपना डोमेन है, जो ज्यादा ब्लूम की टैक्सोनॉमी से प्रभावित हुआ है आज की डेट में। पिछले 20-25 सालों में ब्लूम का टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन का भी, अफेक्टिव डोमेन का भी और साइकोमोटर डोमेन का भी हमको प्रभावित कर रहा है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको हम सबको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। जो कल मैंने एक बात तुम्हें कही थी कि 4 कॉन्टेक्स्ट हैं, तो एनईपी ने जो जितना भी शिक्षा मनोविज्ञान के शब्द लिए हैं उनमें से ब्लूम की टैक्सोनॉमी से ज्यादा शब्दों का उसके अंदर प्रयोग किया गया है इन द पेडागोजिकल प्रोसेस। जितनी पेडागोजिकल चेंजेस हम अभी देख रहे हैं या हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं ब्लूम की टैक्सोनॉमी या ब्लूम के प्रिंसिपल जो हैं वो झलक रहे हैं, जिनको हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी कह रहे हैं। और हमारी जो टर्मिनोलॉजी आ गई, हमारे जितने भी हमारा करिकुलम है, हमारा जो जितना भी नए कोर्सेज डिजाइन हो रहे हैं, वो लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क बन के आ रहा है। जैसे मैंने आपको सवाल करा था पहले राउंड में, जब ये हमारा प्लानिंग हो रही थी कि पार्टिसिपेंट मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम मैं अपने आप को क्या कितने शब्द आपके साथ शेयर करूंगा, वो मैं ऑब्जेक्टिव फिक्स करके चल रहा हूँ, टीचर भी और विद्यार्थी दोनों के लिए शब्दों का कि मिनिमम इतना कंटेंट वो डील करेगा, इससे एडिशनल जो हो जाएगा वो उसके लिए प्लस होएगा, लेकिन मिनिमम इतना कंटेंट आना चाहिए। तो हम इसे पूरे प्रोग्राम में भी जितना कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं वो एक पार्ट है, उसका हमने पहले फैसला कर चुके हैं। वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं कि एट द एंड ऑफ आवर सीरीज हाउ मच लर्निंग will take place and how much all the participants will be able to grasp and use in the coming days. तो उस नॉर्मल बिहेवियर को मेजर करने के लिए जो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल डेवलप होके आए, जिसमें हम एनपीसी का सहारा लेते हैं, और जितनी भी रिसर्च है, अब मैं आपको 2 बातें ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर, चाहे वो हम सोशल साइंस के लोग हैं, चाहे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन सब के लिए स्टैटिस्टिक्स का होना जरूरी है, क्योंकि आंकड़ों का विश्लेषण बिना एनालिसिस के नहीं हो सकता है। आंकड़ों की समझ आनी चाहिए, आंकड़े क्या होते हैं इनकी समझ होनी चाहिए, आंकड़े क्या होते हैं वो आपके वेरिएबल की डेफिनेशन से दिखता है, और वेरिएबल की डेफिनेशन से ही हम आंकड़ों की ओर बढ़ते हैं, आंकड़े को एकत्र करने में, और उन आंकड़ों को विश्लेषण में कैसे लेके आना है, उनको मीनिंग कैसे देना है, उसके लिए जो प्रिंसिपल्स हैं उसके विश्लेषण के, एनालिसिस के, तो वो प्रिंसिपल्स हमारे किसके साथ जुड़े हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। कल भी जब हम बात कर रहे थे टेस्टिंग हाइपोथेसिस, तभी 0.5 लेवल की बात, 0.1 की बात, 0.001 की बात कर रहे थे, तो वो अगेन बेस्ड अपन प्रोबेबिलिटी। एरर रहेगी, मैंने शुरुआत ही एरर से करी थी, एरर इन सैम्पलिंग, एरर इन मेजरमेंट, तो एरर का स्कोप तो रहेगा, वेरिएबिलिटी है, तो उस एरर को कैसे मिनिमाइज करना है, कुछ बात आज अभी उसकी आ जाएगी। तो इस पहले पार्ट में जो मैंने आपके साथ शेयर करे थे, नंदनी आप अब लेके आओगी जो हमारा पहला टेबल है अपेंडिक्स 1 मैंने दिया था नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का। यस सर, एक सेकंड। हाँ जी, नंदनी आ गया है वो? सर एक हेलो, सेकंड बस। सर स्क्रीन विजिबल है? मेरे को नहीं है विजिबल, मेरे पास बुक है। अच्छा ठीक है सर, मैंने स्क्रीन पर लगाया हुआ है, ये विजिबल है सबके लिए। आप मेरे को हेल्प करेंगे स्क्रीन पे देखते हुए? यस विल यू हेल्प? इस टेबल का हेडिंग पढ़ेंगे आप? सर, ये अपेंडिक्स है टेबल 1, फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ द टोटल एरिया अंडर द ये नॉर्मल टेबल 1 नहीं, टेबल ए है। ओके सर, हमारे ठीक से पास पढ़ो। टेबल सी भी है और टेबल के ए है। ए है ना, टेबल ए है ये, यस। हाँ हाँ, ध्यान रखिए रीडिंग करते वक्त आपने शब्द का अपनी तरफ से कोई इस्तेमाल नहीं करना है। ये तो टेबल
उसमें चला गया, पहले वाला टेबल आइए, पहले ए पे ही आइए, उसी पे। हाँ कम सर, ये बैक, टेबल कम ए है। बैक। नहीं नहीं, ये नहीं ए है, ये बल्कि ये है। नहीं, हाँ ये है, टेबल ए है। यस। पढ़िए अब इसमें। Fractional parts of the total area under the normal probability curve corresponding हम्म to distances on the baseline between the mean हम्म and successive points laid off from the mean in units of standard deviation. यस। तो पहले कॉलम में आपको दिख रहा है अक्षर, वो स्मॉल जेड है, दिख रहा है ना जेड? फर्स्ट कॉलम। सर x बना हुआ है, स्मॉल x। हाँ स्मॉल एक्स। यस सर। हाँ स्मॉल एक्स है। कहाँ से जा रहा है? 0.0 से लेके कहाँ तक दिखा रहे हैं इसको? 5.00 तक। यस सर। और 3.00 पे कितनी वैल्यू है? सर 0.00 में 4 सॉरी, जीरो से पॉइंट शुरू। जीरो जीरो में तो 00 ही है ना। यस सर। 3.00 में 4986.5। यस सर। ये आपका जो टेबल है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की एक साइड को दर्शा रहा है, मे बी पॉजिटिव साइड, मे बी नेगेटिव साइड। इसके ऊपर आपने बीच बीच में छोड़े टेकन एज, जो पहली लाइन है लिखा हुआ ना, टेकन एज 10,000 लिखा हुआ ना, उसमें टेबल के हेडिंग में 10,000 लिखा हुआ है ना। यस सर। हाँ, तो जो 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 आपका टेबल मिला है, जो 5,000 को दिखा रहा है। 5,000 को पूरा नहीं दिखेंगे इसके अंदर। 10,000 का जो एनपीसी बन के आई है, वो 10,000 के सब्जेक्ट्स पे बन के आई थी। तो 5,000 ऑन द अपर साइड ऑफ द मीन एंड 5,000 ऑन द लोअर साइड ऑफ द मीन। अभी इसमें वो ड्राइंग नहीं दिख रही है, ड्राइंग हम कल कोशिश देंगे, कल। सॉरी, मेरा ड्राइंग देना रह गया कहीं बीच में ना। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ड्रा करनी आती है ना सभी को, मैडम नंदनी? हाँ सर, हमारे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पार्टिसिपेंट्स रिएक्ट कर्व करेंगे। शक्ल याद है ना? हाँ, कल हमने यस। इतनी बात करी थी कि वो इन्वर्टेड शेप कर्व होती है, और उसमें मीन मोड मीडियन एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। जहां हम सेंटर में मीन लाई कर रहा है, तो मीन के अपर साइड में कितने होंगे? 50%। मीन से नीचे कितने होंगे? 50%। एरिया है, तो ये एरिया को दर्शा रहा है, मे बी ऑफ पॉजिटिव साइड, मे बी ऑफ नेगेटिव साइड। तो जो स्मॉल एक्स है, हम अभी जब स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो उसके अंदर भी हमारी वो बात आएगी, जो कैलकुलेशन पार्ट है, कि डिविएशन फ्रॉम मीन है। ये डिविएशन फ्रॉम मीन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, इट इज डिविएशन ऑफ स्कोर वैल्यू फ्रॉम। तो 3 तक जा रहा है। तो आपको मैं रिकॉल करा रहा हूँ कि जब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मोटे रूप में पढ़ते हैं कि कर्व लाइन बेस लाइन को टच नहीं करती, और जब हम सेंटर से इधर लेफ्ट और राइट की तरफ को मूव करते हैं, तो दोनों तरफ जो नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं या एरिया है, वो डिक्रीज होता है इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर, आइदर ऑन लेफ्ट साइड और ऑन राइट साइड। और कर्व लाइन टच नहीं करती, बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन 10,000 पीपल, देयर मे बी सम इंडिविजुअल्स जो उस लिमिट से बाहर को होंगे, आइदर ऑन पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी चलती है, और जीरो कहाँ पर है? सेंटर में है, जो मीन है। तो हम मीन को हम सेंटर इसलिए मानते हैं, मीन, मीडियन और मोड यहाँ पे एक साथ पड़े हुए हैं, एक ही वैल्यू रख रहे हैं। जस्ट मैं मीन और मोड और मीडियन को डिफाइन कर रहा हूँ सिंपल शब्दों में। मीन क्या है? एवरेज ऑफ द वैल्यूज, हमारा डाटा आएगा उसकी एवरेज है। और मोड क्या है? जो वैल्यू है जो उस डाटा में सबसे ज्यादा बार आ रही है। हम बारंबारता कहते हैं ना, फ्रीक्वेंसी को कहते हैं बारंबारता, जो सबसे ज्यादा बार आएगी वो मोडल वैल्यू बन जाती है। और मीडियन क्या है? जो एक ऑर्डर्ड सीरीज के डाटा को हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट में से लेंगे, तो उसको 2 बराबर के हिस्सों में बांटता है। तो ये मेजर जो सेंट्रल टेंडेंसी, जो अभी आगे हम बात करेंगे थोड़े समय के बाद, एनपीसी के टेबल के बाद हम शिफ्ट करेंगे जो सेकंड यूनिट के ऊपर। इसको मैं इसलिए लेके आया हूँ कि इसका बार बार जिक्र आएगा जब हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को करना है। तो इसके 2 गुण हमने शेयर कर लिए एनपीसी के। एनपीसी को सभी को रिविजिट करना चाहिए।
पहला गुण क्या है कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो वेल शेप्ड है, इन्वर्टेड वेल शेप्ड कर्व कहते हैं। मीन मोड मीडियन एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, और मीन से अपर साइड में, मीन के लोअर साइड में 50% सब्जेक्ट्स लाई करते हैं, पॉपुलेशन नहीं सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स है, सैंपल बेस्ड है। तो 3 में जो वैल्यू दिख रही है 4986.5, अगर आप आगे देखते जाओगे कहीं पे भी आपको 5000 नजर नहीं आएगा। जो लास्ट में 5.00 में वैल्यू दिख रही है, कितनी दिख रही है? 4999 पॉइंट कुछ ऐसा दिख रहा है ना। एग्जैक्टली 5000 नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई केस उन दोनों एक्सट्रीम के बाहर फिर रहा है ऑन आइदर साइड ऑफ द कर्व। हाँ, 3 पे जाके 3.00 पे 4986.5 है, अगर इसका हम डबल कर लेंगे तो इसके बाद 13.5, 27 सब्जेक्ट हैं 10,000 में से जो इस नॉर्मल कर्व से बाहर घूम रहे हैं। फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में अगर देखना है तो उसकी हम लिमिट दे रहे हैं, फिजिकल लिमिट्स दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस एक्स वैल्यू या जेड वैल्यू। तो 3.00 पे जो वैल्यू है वो उसकी फिजिकल लिमिट दे रही है कि ऑलमोस्ट जब सब्जेक्ट को हम देखेंगे तो 10,000 सब्जेक्ट के लिए मीन से 3 पॉइंट ऊपर और मीन से 3 पॉइंट नीचे, जितना भी हमने डाटा एनालिसिस करना है, जितनी भी हम वैल्यू कंप्यूट करते हैं, उसमें हम मीन से 3 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर को और 3 स्टैंडर्ड नीचे को मूव करते हैं। ये कर्व हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर नंदिनी मैडम आप मेरे को एक वैल्यू बता दीजिए 1.96 की। नंदिनी मैडम, हाँ सर, मैं चेक कर रही हूँ। 1.96 पे वैल्यू मैं बोल देता हूँ, वो अगर देखोगे तो 4750 है 4750, हाँ। है ना? 1.96 हाँ सर। 1.96। हाँ सर। ये वैल्यू हम बार बार यूज करेंगे 1.96। 4750 को अगर डबल करेंगे तो 9500 हो जाता है ना। 4750 है ना, इसको डबल कर देंगे तो हमारा 9500 हो जाता है। तो 9500 को परसेंटेज में लिया तो 95% हो गया। तो 90 एक मतलब 4750 ऑन वन साइड, 4750 ऑन दी अदर साइड। तो 2.5% हमारे पास राइट साइड पे, 2.5% ऑन लोअर साइड, ऐसा है जो एरर के लिए पड़ा हुआ है, चांस के लिए पड़ा हुआ है। जब हमने कल बात कर रहे थे 0.5 लेवल पे वैल्यू देखनी है, टी वैल्यू जब देखेंगे 1.96 हमारी यूनिवर्सल वैल्यू बन जाती है, पर सैंपल साइज बड़ा है। तो 4750 लेवल के लिए काम आ रही है। ये वैल्यू को बार बार हम रिपीट करेंगे अपने अगली प्रेजेंटेशन में। एक वैल्यू नंदनी अब रीड करिए 2.58 को। 2.58। 4951। 4951, यस सर। हाँ, इसको डबल कर देंगे तो 9902 बन जाता है, 9902। इसमें 1% एरर रह गया है, 0.5% लोअर साइड को, 5.5% हायर साइड को। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 2.58 दो वैल्यू ऐसी हैं 1.96। इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड, माय सजेशन है, हम्बल सजेशन, कि 1.96 और 2.58 को याद रखना है सब स्कॉलर ने। तो हम ये कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मीन प्लस माइनस 3 सिग्मा के अंदर या 3 स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर ऑलमोस्ट सारे केस लाई करते हैं, ऑलमोस्ट सारे केस लाई करते हैं। दिस मीन विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो वैल्यू हमारे पास 3 सिग्मा के अंदर तक रहती है उसको हम नॉर्मल सी में ट्रीट करते हैं, नॉर्मल बिहेवियर में ट्रीट करते हैं। ये एक बात हो गई। अब इसमें एक वैल्यू मैं और आपसे पूछना चाहूंगा 1.00 पे। नंदिनी मैडम, हाँ सर। 1.00 3413। 3113। नहीं, 1.00 1.0। 3413। ओके। देखिए 3413। हाँ सर, 3413। हाँ, अगर हम वो 13 को छोड़ देना तो कितना बन गया? 3400 बन गया ना।
तो यूजली हम ये कहते हैं मीन प्लस माइनस प्लस, अगर एक स्कीमा ऊपर को जाएंगे एक नीचे को जाएंगे तो 68% पॉपुलेशन आ जाती है उसके अंदर। तो 68% को हम नॉर्मल मानते हैं, और जो एक सिग्मा से ऊपर जाएगा वो 16% ऑन हायर साइड, उसको हाई मानते हैं, और 16% जो नीचे हैं उनको लो मानते हैं। जब हमने ग्रुपिंग करते हैं वेरिएबल स्टडीज में, जब हम हाई एवरेज लो ग्रुप कहते हैं, तो उसका एक बेसिक प्रिंसिपल नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से आता है कि इक्वल डिवीजन नहीं करते, वी डिवाइड द ग्रुप्स इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मीन एंड एसटी। इसका मतलब हाई ग्रुप में 16%, एवरेज में 68%, और लो ग्रुप में अगेन 16%। 16% लो, 16% हाई, और 68% एवरेज में। एक क्लासिफिकेशन है स्टेटिस्टिकली, जब हम एनालिसिस में किसी वेरिएबल के लो, एवरेज और हाई ग्रुप से डिवाइड करते हैं। जो एक दूसरी फॉर्मुलेशन वो परसेंटाइल पे टिकी हुई है, P25 और P75, उसका जिक्र कभी बाद में होएगा। तो एनपीसी से अभी हमारी इतनी बात ही रहेगी कि जो हम टेबल वैल्यू देखनी है, टेबल वैल्यू हमारे पास 1.00 की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, 1.96 की इंपॉर्टेंट है, और 3.00 की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, 2.58 की इंपॉर्टेंट है। तो हम इतनी सर्टेनिटी का एरिया इसके अंदर हम लेके आते हैं, सर्टेनिटी का एरिया लेके आते हैं। बाकी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस है। जब कल मैंने वो एग्जांपल शेयर कर रहा था बिग डेटा की, कि कोरोना वायरस का जो हमारे पास, जो हमारे को सभी को वैक्सीनेशन हुआ है, तो 1400 में से एक व्यक्ति को उसने पहले राउंड में 1400 में से एक व्यक्ति को उसने ठीक से नहीं देखा, उसको कोई सिम्टम जाए जो अच्छे नहीं थे, हेल्थ इश्यू आ गए थे, तो 1399 लोगों को ठीक बैठी मेडिसिन। तो जितनी हमारी मेडिसिन है, मैं ये विश करता कोई मेडिसिन ना ही खाए तो अच्छी बात है। जो हमारी बहुत मेडिसिन ऐसी हैं, आंखों की है या कई ऑइंटमेंट्स की हैं, जहाँ पे उसके अंदर प्रिकॉशन लिखा होता है कि अगर इस मेडिसिन को खाने के बाद आपको कहीं पे इरिटेशन होती है या आपको ड्रॉजीनेस आती है, प्लीज डोंट यूज, ये मेडिसिन आपके लिए बनी हुई। क्योंकि उस मेडिसिन का जो ट्रायल करा गया है वो सैंपल पे किया गया है, और सैंपल का जो ट्रायल है वो सिग्निफिकेंस लेवल देख के किया गया है। माइट बी पॉसिबल को मेडिसिन मेरे को सूट ना करती हो, क्योंकि उस मेडिसिन का जो नॉर्मेटिव बिहेवियर था डील करने का, उसके अंदर मैं फॉल नहीं करता, इसलिए सिम्टम आ जाते हैं। कोई मेडिसिन किसी की जगह सूट नहीं करती है। तो इस पार्ट को मैं यहीं पे अब स्टॉप करूंगा, क्योंकि अब हम उसके नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स वाला है, बेसिक्स वाला, और वहीं से हम फिर टी टेस्ट पे पहुंचेंगे। नंदिनी मैडम, हाँ सर। हाँ प्लीज अब उस पे आ जाइए जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बेसिक्स का है। उस टेबल को फिर दूसरी बार लेके आएंगे, जो टी टेस्ट का टेबल है ना, और कोलिशन वाला टेबल है, जब उसकी जरूरत पड़ेगी। यस सर। हो गया शुरू, स्क्रीन पे आ गया है। सर टेबल सी। नहीं नहीं, टेबल सी नहीं बच्चे अभी देंगे नंदिनी मैडम। अभी हम जो स्टैटिस्टिक्स है उसको टेबल जो सी है ना, 1 मिनट दिखा दो। हाँ, टेबल सी कर दिया आपने? यस सर। हेडिंग पढ़ दीजिए। नंदिनी हेडिंग पढ़ दीजिए। सर टेबल सी की हेडिंग, हाँ जी, हाँ टेबल ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ टी। हाँ, जो हम अभी आगे जाकर टी टेस्ट का एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग में काम करेंगे, उसमें बिल्कुल नीचे लास्ट वैल्यू पढ़ दीजिए, सेकंड कॉलम में और फोर्थ कॉलम में। सेकंड कॉलम में कितनी वैल्यू है? 2.8 नहीं, 2.84। सेकंड कॉलम के एंड में, सेकंड कॉलम के एंड में 1.96 1.96। पहला देखें 4 कॉलम है ना उसके अंदर, टेबल के अंदर। हाँ सर। 0.10 है, 0.05 है, फिर 0.02 है, फिर 0.01 है। हाँ सर। हमने 0.05 को रीड करना है। जी। नीचे नीचे देखिए कितना है लास्ट वैल्यू।
सर 1.96। हाँ, वही अभी हम एनपीसी में देख रहे थे 1.96। जी सर। तो जब कहते हैं सैंपल साइज बड़ा होता जाए तो टी वैल्यू ही आपकी, वो एक्स जिसको एक्स कहा गया है वो एक्चुअली जेड है, स्मॉल जेड लिख लीजिए, मैं उसको कंफ्यूज कर रहा हूँ, जेड है वो। हम्म, तो उस जेड को वो वही जो आपकी टी वैल्यू है वो आपकी नॉर्मलाइज हो जाती है, इसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ टी वैल्यू। टी बिकम्स नॉर्मलाइज्ड व्हेन सैंपल साइज इंक्रीजेस। इसी कॉलम में देखिए 0.05 में जी। मेरे को 30 पे पढ़ के दीजिए कितनी वैल्यू बनती है 30 पे। 2.04। हाँ, 10 पे पढ़ दीजिए 2 2.23। पॉइंट, हाँ, और 1 पे पढ़ दीजिए। 12.71। हाँ, देखिए टी वैल्यू का जो कैलकुलेशन हम करते हैं, सैंपल साइज जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसका हम फिर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ये मेरे लिए क्वेश्चन भी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, टी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है N1, जो दो ग्रुपों में कंपैरिजन है तो N1 - 1 प्लस N2 - 1। तो जब हमने टी टेस्ट का जो लगाना होता तो एक ग्रुप में कम से कम एक व्यक्ति हो, दूसरे में दो व्यक्ति हो, हम टी टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 दिख रही है ना पहली लाइन में, DF1 दिख रही है ना जहाँ पे 12.71 है। तो जब हमने टी टेबल को देखना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि जो आपके पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं दोनों ग्रुपों में, उनसे -2 करना है। क्यों करना है वो ये बात बाद में मैं बताऊंगा, अभी नहीं कर पाएंगे इस बात को। तो अब देखिए टी वैल्यू 12.71 से जैसे जैसे सैंपल साइज बड़ा होता जा रहा है, 10 पे पहुंच गया, 2.23 हो गया, 20 पे और कम हो गया, और जाके 100 पे और कम हो गया, और 1000 पे जाके 1.96 दिख गया, वो कांस्टेंट हो गया है। तो हम ये कहते हैं जब हम टी टेस्ट लगाते हैं अगर हमारी वैल्यू 1.96 से ज्यादा है तो वो सिग्निफिकेंट हो गई है 0.5 लेवल पे। इसका मतलब ग्रुप्स में डिफरेंस है। इस बात को आगे रिपीट करेंगे। अब नंदनी उसको पढ़िए, लास्ट कॉलम को, 0.1 को। नंदनी 1.65। लास्ट कॉलम 0.1 में जो पहली वैल्यू है वो कितनी दिख रही है? 61.1 DF में देखिए। हेलो, सर लास्ट में 1.65 है। नहीं नहीं नहीं, उसमें ना देखिए लास्ट कॉलम, वो फर्स्ट में नहीं, आप फर्स्ट को देख रही हो, अच्छा अच्छा, लास्ट लास्ट में कॉलम बोल रहा हूँ मैं। हाँ, 2.58। लास्ट 2.58, इसका हमने अभी जिक्र किया था एनपीसी के टेबल से, 2.58 का किया था ना, 1.96 और 2.58, ये 0.1 की वैल्यू है। तो हमारी कंप्यूटर वैल्यू जो भी हम आगे बात करेंगे हम टेस्टिंग और हाइपोथेसिस में तो उसमें हम 0.5 लेवल और 0.1 लेवल की बात करते हैं। तो वो 0.5 के लिए ये वैल्यू देखी जाएगी और 0.1 के लिए ये वैल्यू देखी जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन आवर सैंपल साइज। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों ग्रुप्स का जो सैंपल साइज है उससे -2 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो उस बात को हम आगे फिर दोबारा से देख पाएंगे। तो इस बात को अभी यहीं मैं स्टॉप करता हूँ। अब टेबल उसमें भी आ जाइए, थर्ड टेबल आपको दिया था ना कोलेशन वाला, नंदनी। सर सर टेबल के। टेबल के, हाँ, हेडिंग पढ़ दीजिए। Table of critical values of Pearson product पियर्सन। correlation at the 0.05 and 0.01 levels of significance. हाँ, अगेन इसमें वही वो 0.5 0.1, 0.5 का मतलब हो गया 95% ट्रूथफुलनेस, 0.1 का मतलब है 99% ट्रूथफुलनेस। तो यहाँ ब्रैकेट में डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ N-2 डाला गया ना, N-2। Yes, sir. तो अगेन वो कहाँ शुरू हो रहा है? एक से शुरू हो रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ शुरू हो रहा है? एक से शुरू हो रहा है। इसका मतलब मिनिमम आपका 3 सब्जेक्ट होने चाहिए सैंपल में, तब आप कोलेशन कंप्यूट कर सकते हैं, मिनिमम 3। आगे जितना बड़ा मर्जी सैंपल हो जाए। तो एक से लेकर वो कहाँ तक जा रहा है टेबल आपका? 1000 तक जा रहा है, ना 1000 तक। पहले दो हाफ हाफ पार्ट पहले पार्ट में जा रहा है 23 तक जा रहा है N-2, और फिर दूसरे उधर जा रहा है
डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ तक जा रहा है, 24 से लेके 1000 तक जा रहा है। यस सर। तो जब हम कोलेशन कंप्यूट करते हैं कोलेशन स्टडीज में, तो हमारे पास सैंपल कितना बड़ा है उसके हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखते हुए इन वैल्यू से कंपेयर करते हैं टू टेल वेदर अवर स्टैटिस्टिक्स इज सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल और एट 0.01 लेवल। इसमें भी आप देखेंगे 0.5 में वैल्यू है वो जब जैसे एन बढ़ता जा रहा है वो वैल्यू कम होती जा रही है। और जब हमारा सैंपल कई बार जो कहते हैं कई बार 100 का है 180 का है, वहां पे आपके पास 125 पे वैल्यू पढ़ सकती हो आप सर नंदनी। 125 पे 0.174। हाँ, अगर कोलेशन की वैल्यू कंप्यूटर कोलेशन की वैल्यू 0.174 या इससे बड़ी हो गई तो वो 0.5 पे सिग्निफिकेंट कहलाएगी। अगर आपका एन 125 जमा 2 127 का सैंपल है, अगर 1.174 ही वैल्यू है और आपका सैंपल से था केवल 100 ही था, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो वैल्यू का सिग्निफिकेंस नॉन सिग्निफिकेंस सैंपल साइज से जुड़ा हुआ है। रिमेंबर दिस थिंग। किसी भी स्टैटिस्टिक्स का चाहे टी टेस्ट है चाहे कोरिलेशन है या आगे का स्केयर करेंगे या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करेंगे, कोई भी स्टैटिस्टिक्स है वहां पे उसकी सिग्निफिकेंस का लेवल हम कहाँ से देखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है सैंपल साइज से है, ये बात याद रखने वाली है। वही कोरिलेशन अगर सैंपल साइज छोटा हो जाता है तो नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और अगर आगे उसको आप पढ़ोगे 500 में कितनी वैल्यू है देखोगे, 500 पे वैल्यू कितनी है, 0.088। हाँ, और वही मेरी वैल्यू 0.174 ही आई थी, तो उसका अगर 0.1 के कॉलम में देखें तो 0.115 से बड़ी होगी तो 0.1 पे सिग्निफिकेंट हो जाती है। एक ही वैल्यू 0.5 पे भी सिग्निफिकेंट हो सकती है, सैंपल साइज बड़ा हो गया तो 0.1 पे भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी, या अगर सैंपल साइज छोटा हो गया तो वो नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएगी। एक ही कंप्यूटर वैल्यू का जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो बदल जाएगा अगर सैंपल साइज बदल जाता है। इस बात को याद रखिएगा। सैंपल जैसे जैसे छोटा होता जाता है तो वैसे वैसे जो क्रिटिकल वैल्यू है उनकी जो वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी हो जाती है। बड़ी जैसे सैंपल बड़ा होता जाता है तो वही वैल्यू कम वैल्यू पे सिग्निफिकेंट हो जाता है। अगर हमारे पास 1000 का सैंपल है तो 0.062 की वैल्यू सिग्निफिकेंट कहलाएगी 0.5 पे, या 0.081 की वैल्यू कहलाएगी सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल जो लास्ट में दे रखा है। इसके बाद सारी वैल्यू सिग्निफिकेंट ही रहेंगी। तो ये तीनों टेबल का आपको अभी हमारा एक का प्रयोग थोड़ा हो गया है, दो की अब जब हम उसको पार्ट को डील करेंगे सेकंड पार्ट को उसमें उसकी जरूरत पड़ेगी। नंदनी आप उस पर आ जाए, हम जो राइटअप था। यस सर। हाँ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। हाँ, जो हमारा अक्सर बहुत लोग कहते हैं मेरा मैथ नहीं आता इसलिए मैं स्टैट को छोड़ देता हूँ, स्टैट नहीं करा मैंने अपने मास्टर्स में, स्टैट के पार्ट को ओमिट कर देते हैं। टू बी वेरी क्लियर, स्टैटिस्टिक्स का जो स्टैटिस्टिक्स में मैथ बिल्कुल नहीं है, फॉर्मुलेशन है, और फॉर्मुलेशन बिल्कुल सिंपल है। कोई फॉर्मुलेशन बहुत बड़ी नहीं है, सिंपल फॉर्मुलेशन है। सिंपल फॉर्मुलेशन का मतलब है कि हमारे पास एक फॉर्मूले छोटा नुक्ता है, उसमें हमने अपने डेटा के हिसाब से वैल्यू की एंट्री करनी है फॉर देयर टेस्टिंग, फॉर देयर टेस्टिंग एंड सिग्निफिकेंस एट अ लेटर स्टेज। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे जो सबसे पहला पार्ट है क्वांटिटेटिव डाटा में, जो अभी हम मीन की बात कर रहे थे एनपीसी में कि जो मीन से ऊपर भी कितनी परसेंट है, 50% है, मीन से नीचे भी 50% है एनपीसी में। एनपीसी की ड्राइंग कल मैं आपको पहले राउंड में दिखाऊंगा, वो मेरे से आज गलती रह गई, उसको मैं कल दिखाऊंगा। तो जो पहली बेसिक कैलकुलेशन क्वांटिटेटिव डाटा में है, जब सैंपल साइज छोटा हो, अब कहते सैंपल कितना छोटा हो, तो स्टैटिस्टिकली हम ये कहते हैं कि 30 से अगर सैंपल छोटा है
30 से, तो हम अनग्रुप डाटा से मूव करते हैं। तो मैंने जो फार्मूलेशन यूज करी है आज के इसमें डिस्कोर्स में, तो वो अनग्रुप डाटा की। तो जो पहला फार्मूलेशन लिखा है वो लिखा है मीन का फार्मूलेशन समेशन एक्स अपॉन एन। कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स किसको शो कर रहा है? ऑब्टेन्ड वैल्यू को। ऑब्टेन्ड वैल्यू का मतलब ऑब्टेन्ड स्कोर और रा स्कोर। हमारे लिए डाटा कहाँ से आ रहा है? स्टूडेंट से आ रहा है, सब्जेक्ट से आ रहा है, किस पे आ रहा है? इंटेलिजेंस पे, मोटिवेशन पे, पर्सनालिटी की किसी डायमेंशन पे। किसी इंस्टीट्यूट का डाटा भी आ रहा है, वो भी कोई आंकड़ों में आ रहा है। तो मीन का मतलब क्या है? समेशन एक्स अपॉन एन। एन हमारा सैंपल साइज है और सम ऑफ वैल्यूज है। तो इसका मतलब अगर मीन निकालना तो मेरे पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जैसे आप लोगों जो अटेंड कर रहे हैं, अगर मैं आपको पूछूं आपका एमए में कितने % नंबर थे, किसी के कोई कहेगा 62 है, कोई कहेगा 70 है, कोई कहेगा 66 है, कोई कहेगा 80 है। तो जितने स्टूडेंट के एकेडमिक अचीवमेंट आई हुई है इन द फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, उन नंबरों का अगर हम एवरेज कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि इस ग्रुप का मीन परफॉर्मेंस 65 पॉइंट कुछ है, या 70% है, या 80% है। ये ग्रुप वैल्यू को छोड़ देता है। ग्रुप वैल्यू कुछ मीन से ऊपर होंगी, कुछ मीन से नीचे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे 3 वैल्यू हैं 10, 15 और 20, मीन कितना आ गया है? 15 आ गया है। 10 जमा 15 जमा 30 बटा 3। अब सेकंड बात आ गया कि मीन अपने आप में सब कुछ नहीं दिखाता। मीन की एक लिमिटेशन है, मीन हमारे ग्रुप एवरेज है। हमने साइकोलॉजी में भी, एजुकेशन में भी, और खासतौर पर बिहेवियर साइंसेज में, चाहे वो सोशल बिहेवियर भी है, जो पोलिटिकल साइंस वाले भी देखते हैं आपको, ओपिनियन जो है पब्लिक एड वाले भी देखते हैं, तो ओपिनियन सर्वेज है, ओपिनियन पोल सर्वेज है। तो वहां पे हमारे पास हमेशा ही एक ग्रुप होता है जो जिसके ऊपर हम कोई आंकड़े लेकर आते हैं, तो उनका मीन निकालते हैं। तो उसमें व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने कितना कहा है, वो वैल्यू मिस हो जाती है, एक एक वैल्यू रह जाती है, जिसको हम कहते हैं मीन है, एवरेज है। ये एवरेज नॉर्मल को मान के चलते हैं। कुछ कम होंगे, कुछ नीचे होंगे, कुछ कम होंगे, नीचे होंगे, कुछ वैल्यू इससे ज्यादा होंगी और हायर साइड को होंगी। 10, 15, 20 वही सेम एग्जाम्पल। 10 15 से कम है, 15 सेंटर में पड़ा हुआ है, 20 15 से ज्यादा है। ये अनग्रुप डाटा का सिंपल फॉर्मुलेशन है। तो दूसरा मीनिंगफुल रिजल्ट है, वो है जो स्टैटिस्टिक्स है, वो वेरिएबिलिटी को देखता है। मीन के साथ ही अभी हमने बात करी थी, मीडियन होता है। अनग्रुप डाटा में मीडियन तो निकल आता है। मीडियन कैसे निकालते हैं? जो सीरीज है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उनको हम रेंज कर लेते हैं। जैसे अभी 10, 15 और 20 थे, तो रैंकिंग करेंगे तो 20 को 1 रैंक मिल गया, 15 को 2 मिल गया, और 10 को 3 मिल गया। तो सेंटर कहाँ पे आया? 15 पे आया। तो एक वैल्यू मीन से ऊपर है, एक वैल्यू मीन से नीचे, ये मीडियन बन गया। लेकिन इसमें मॉडल वैल्यू नहीं है। मॉडल वैल्यू क्या होती है? जो वैल्यू बार बार अकर करती है। 3 वैल्यू तो इसमें मोड नहीं आएगा। अनग्रुप डाटा में यूजली मोड नजर नहीं आता है। लेकिन हम एजुकेशनल रिसर्च में, एजुकेशनल डाटा में, साइकोलॉजिकल डाटा में जो मॉडल वैल्यू है उसको हम निकालते हैं, फार्मूले से नहीं निकालते। मीन के लिए फार्मूला है, मीडियन के लिए फार्मूला, जब ग्रुप डाटा में जाते हैं। मोड के लिए कोई फार्मूले हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले यूज करते हैं, स्क्यूनेस से करते हैं। वो आपको बुक्स में देखेंगे, आपको मोड के कैलकुलेशन के फार्मूले मिलेंगे। मीन के भी और फार्मूले हैं ग्रुप डाटा में। लेकिन हम एजुकेशनल रिसर्च में, साइकोलॉजिकल रिसर्च में मोड की वैल्यू फार्मूले से कंप्यूट नहीं करते हैं। उसके लिए एक सिंपल फार्मूलेशन यूज करते हैं, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस बात को हम कल दोबारा रिपीट करेंगे जब मैं ड्राइंग दिखाऊंगा। वहीं पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के 2 गुण आपको और बताने हैं जो स्क्यूनेस से और कुर्टोसिस से जुड़े हुए हैं। आज अभी इतने की बात करेंगे कि स्मॉल डाटा में जो एन स्मॉल है, स्मॉल का मतलब है 30 से कम है, तो हम उसको कहाँ पे रखेंगे? वी विल बी कीपिंग इट अप इन द स्मॉल सैंपल, और अनग्रुप डाटा से करेंगे। जब 30 से बड़ा हो जाता तो हम
अनग्रुप डाटा से तो कर सकते हैं कैलकुलेशन, लेकिन हम उसमें ग्रुप में करके कैलकुलेशन करते हैं। तो दूसरी बात है उसकी वेरिएबिलिटी कितनी है। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है वो स्टैंडर्ड डिवीजन के नाम से जाना जाता है। और स्टैंडर्ड डिवीजन का जो फार्मूला आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, उसमें एक दिख रहा है आपको समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। और अगर आप समेशन एक्स अपॉन एन देखेंगे ऊपर मीन है, इसका मतलब सम ऑफ स्क्वेयर्ड वैल्यूज अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर कर सकते हैं इसको। ये डायरेक्ट फार्मूला है स्टैंडर्ड डिवीजन का, सभी बुक्स में मिल जाता है। या मैंने नीचे दूसरा फार्मूला दिया डिवीजन का कि मीन से जो डिवीजन लेंगे हम, एक्स माइनस एम लिखा है, तो उस डिवीजन का जो स्क्वायर कर लेंगे तो सारे स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो स्क्वायर का उनकी जो एवरेज कर लेंगे, उस एवरेज का अगर वर्गमूल कर लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डिवीजन कहलाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन तो ये जैसे अभी 15, 10 और 20 की वैल्यू थी, एक वैल्यू -5 ऊपर है, एक -5 नीचे है। यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, सम ऑफ डिविजन टेकन फ्रॉम मीन विल ऑलवेज बी 0। अनग्रुप डाटा में इस बात का ध्यान रखिए कि सम ऑफ डिवीजन, क्योंकि कुछ डिवीजन पॉजिटिव होंगी, कुछ डिवीजन नेगेटिव होंगी, तो सम ऑफ डिवीजन टेकन फ्रॉम मीन विल ऑलवेज बी 0। जब स्केयर करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है। तो दैट इज व्हाई समटाइम वी डिफाइन स्टैंडर्ड डिवीजन एज पॉजिटिव स्केयर रूट ऑफ वेरिएबिलिटी इन द सैंपल। पॉजिटिव स्केयर रूट, तो इसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन 0 हो सकती है, माइनस नहीं हो सकती। इसको बात का ख्याल रखिए। टी वैल्यू माइनस और नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही रहेगी, अभी बात आ जाएगी। तो जब हम ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन माइनस नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है, अभी जो 3 वैल्यू हम जो देख रहे थे 10, 15 और 20, अगर मैं एक और वैल्यू बोल रहा हूँ 15, 15, 15, मीन 15 ही आ रहा है, देखिए मीन भी तो वैल्यू भी सेम है, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं है, कोई फर्क नहीं है, वेरिएबिलिटी नहीं है। तीनों विद्यार्थियों ने एक जैसे नंबर ले लिए, 15, 15, 15, मीन 15 है। लेकिन जो पहला डाटा सेट था उसमें एक वैल्यू 10 थी, एक 15 थी, एक 20 थी, उसके अंदर वेरिएबिलिटी है। जितना कम है उतना ही ज्यादा है। अब मैं आपको 2 आंकड़े और दे रहा हूँ, कर लीजिए 5, 10, 5, 10 और 30, 5, 10 और 30। अब मीन निकालिए, अब मीन 15 है, 15 है। 5 जमा 10 15 जमा 30 45, 45/3 मीन 40। लेकिन अब वेरिएबिलिटी बढ़ गई है, 5 से लेके 30 तक चले गई है। पहले कितनी 10 से लेके 20 तक है, मीन 15 पे था। अब मीन तो 15 पे खड़ा है, लेकिन वेरिएबिलिटी कहाँ शुरू होगी, 5 से लेके 30 तक। अब एक और आंकड़ा दे रहा हूं मैं, 0, 0, 45। 3 विद्यार्थी थे, 2 का 0, 0 आया, एक ने 45 ले लिया, मीन अभी भी 15 पे खड़ा है। जब हम एवरेज वैल्यू से कई बातें करते हैं तो उसके अंदर जो 0 वाले हैं, इसका मतलब उनको कुछ नहीं आ रहा है एज पर अवर टेस्ट। एक ने उसका सारे पेपर को ठीक से सॉल्व कर दिया, 45 ले लिया, लेकिन जब हमने एवरेज में गए तो उसका 45 है, मीन 15 बन के आ रहा है। तो मीन अपने आप में बहुत बातों को गलत इंटरप्रिटेशन में लेके जाता है। हमारे देश की जो हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं वो भी ऐसे ही है। लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, लोग के पास कर्जा है, और वो तो करोड़ रुपए वाले भी हैं। जब एवरेज कर लिया तो कह देते हैं मेरी इनकम 2000 कुछ है, या 15,000 कुछ है, या 5,000 कुछ है। तो मेरे पास तो 5 रुपए भी नहीं है, लेकिन मेरी इनकम 15,000 काउंट की जाती है ऑन एज द बेसिस ऑफ मीन। जब हम मीन निकालते हैं तो उसमें वेरिएबिलिटी कितनी है ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और वैल्यू कहाँ कहाँ से आ रही है, कैसी कैसी वैल्यू आ रही है। जैसे अब 0, 0 भी आ गया था, 5 भी आ गया था, मीन तो सेम आ रहा है लेकिन वैल्यू डिफरेंट कर रही है। जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं तो वैल्यू को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए
तो उसके लिए आपका वेरिएबिलिटी का प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना आना चाहिए। मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, मीन कहाँ पे है। अकेला मीन आपका डाटा प्रोसेसिंग में काम नहीं आता, इस बात को याद रखिए। वहीं पे साइड पे मैंने एक छोटा सा फार्मूला दे रखा है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, मेरा मीन कितना स्टेबल है, कितना उसके अंदर एरर कम होने का स्कोप है, वो स्टैंडर्ड एरर है। हर स्टैटिस्टिक्स में हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, मीन का भी, मीडियन का भी, इवन स्टैंडर्ड डिवीजन की भी स्टैंडर्ड एरर है, कोलेशन का भी। हर एक वैल्यू जो स्टैटिस्टिक्स में यूज हो रही है उसकी स्टैंडर्ड एरर निकाल रहे हैं, क्योंकि वो सैंपल बेस्ड है, पॉपुलेशन बेस्ड नहीं है, सैंपल बेस्ड है, इसलिए स्टैंडर्ड एरर है। तो इसमें स्टैंडर्ड एरर में देखिए मैंने फॉर्मूला दे रखा है, वो सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, सिग्मा अपॉन एन अंडर रूट। अब एन वही है जो आपका सैंपल साइज है। तो जब हमने मीन निकाला है तो मीन के साथ ही स्टैंडर्ड डिवीजन आएगी, स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ ही स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आएगी। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जब आ गया है तो हमारे पास सवाल आ गया कि स्टैंडर्ड ऑफ मीन हमारे को क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि हमारा मीन कितना फ्लक्चुएट कर सकता है, कितना वेरी कर सकता है, उसकी लोअर लिमिट भी क्या होएगी, अपर लिमिट भी क्या होएगी। जो हमारे स्कॉलर बैठे हुए हैं जिन्होंने एसपीएस की कभी आउटपुट देखी होगी, उसमें वो कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलता है, शब्द दिया है कॉन्फिडेंस इंटरवल। वो कॉन्फिडेंस इंटरवल इस स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और एनपीसी को मिलाकर निकल के आते हैं। मीन हो गया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हो गया, और एनपीसी की वैल्यू हो गई 0.5 के वाली और 0.1 वाली। तो उससे फिर वो उसकी मीन की लिमिट्स बन के आ जाती हैं। उन लिमिट से हम फिर अगला मीनिंग बनाते हैं। इन लिमिट्स मीन के आसपास की होंगी, उतना ही मीन को हम अच्छा मानते हैं, स्टेबल मानते हैं। अच्छा मीन कब होएगा, उसका अच्छा मीन कब होएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कम होएगी। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कम कैसे होएगी, तो या तो हम स्टैंडर्ड डिवीजन को कम कर दें या फिर एन को बढ़ा दें। एन बढ़ाने का मतलब है सैंपल साइज को बढ़ा दें। जहाँ कल शाम को हम बात कर रहे थे कि सैंपल साइज कितना होना चाहिए, अब आपको सैंपल की अहमियत पता लगेगी कि जितना मेरा सैंपल ज्यादा बड़ा होगा, मेरे सैंपल स्टैटिस्टिक्स की जो स्टैंडर्ड एरर है उससे उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि हम स्टैंडर्ड डिवीजन को कम और ज्यादा नहीं कर सकते। इस बात को कल रिपीट करूंगा मैं, स्टैंडर्ड डिवीजन को हम कम और ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन का एक रिश्ता है, मैथमेटिकली एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। तो अगर स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा हो जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ना रहकर प्लेटिकर्टिक हो जाएगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मीजोकर्टिक भी बोलते हैं, कुर्टोसिस का कॉन्सेप्ट है। अगर आपका स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा हो जाएगी, डाटा के स्कोर की स्प्रेड ज्यादा है, जैसे हमने 0-0-45 कर दिया था, स्कोर की स्प्रेड है, 5-10-30 कर दिया था, वहां भी स्प्रेड है, 10-15-25 में 20 में, सॉरी 10-15-20 में स्प्रेड नहीं है, 5-10-30 में स्प्रेड है, दिख रहा है। रेंज 5 से लेकर 30 तक जा रही है। उधर 0-0-45 0 से लेकर 45 तक की रेंज जा रही है। तो वो प्लेटिकर्टिक हो रहा है या वो रेक्टेंगल हो रहा है, नॉर्मल से डिबेट कर गया है। तो नॉर्मल कर्व को एक्सपेंड करते वक्त हम तीन बातों को देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो वो मीजोकर्टिक है, अगर स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा हो जाएगी तो प्लेटिकर्टिक है, फ्लैट हो जाएगी। कल मैं आपको इसकी ड्राइंग दिखा दूंगा और आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं जिनके पास कोई भी स्टैटिस्टिक्स की बुक है। और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन कम हो जाए तो क्या होएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उससे मीन की वैल्यू बहुत ऊपर चले जाएगी, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन के हो जाएगी, लेप्टोकर्टिक। तो तीन टर्म यूज करते हैं, लेप्टोकर्टिक, मीजोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक। तो प्लेटिकर्टिक, मीजोकर्टिक एंड लेप्टोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक कब होगी, ज्यादा वैल्यू मीन के आसपास हो जाएंगी और आपका सेंटर ऑफ कर्व, नॉर्मल कर्व ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। प्लेटी कब होगी,
सेंटर नीचे को उतर जाएगा, वैल्यू आपकी लेफ्ट और राइट साइड को शिफ्ट कर जाएंगी। इसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को कम कैसे कर सकते हैं, जब हम अपने सैंपल साइज को बढ़ा लेंगे। कितना बढ़ाना है, इसलिए एडिक्वेसी ऑफ सैंपल के ऊपर कल एक सवाल था, और आने वाले दिन में हो सकता है कल ही, नहीं तो मैं नेक्स्ट सेशन में सैंपलिंग के ऊपर जो 2 फार्मूलेशन शेयर करनी है और एक टेबल शेयर करना है, तब इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का कॉन्सेप्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अभी कोई स्कॉलर हमारे को सवाल करेगा या कर सकता है कि कई बुक्स में n-1 लिखा जाता है, जब ये आपने फार्मूला तो n के साथ दे रहे हो, फिर सैंपल साइज छोटा होएगा, 30 से कम है, तो हम स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन n अंडर रूट नहीं करेंगे, n-1 करेंगे। स्टैंडर्ड एरर के लिए n-1 करेंगे। जब हम स्टैंडर्ड डिवीजन का जो फार्मूला लिखा है ना, स्टैंडर्ड समेशन ऑफ स्क्वायर्ड डिवीजन फ्रॉम मीन अपॉन n, वहां पे भी n-1 करेंगे। जो ऊपर वाला फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला है, उसमें हम 1 माइनस नहीं कर सकते, वो वही रहेगा। स्मॉल सैंपल में हम स्टैंडर्ड डिवीजन कंप्यूट करते हैं विद डिवीजन फार्मूला, और स्टैंडर्ड एरर मीन के लिए तो वी मेक यूज ऑफ n-1 and sample size is small, that is lesser than 30। एक बात होगी। अब हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। वो सेक्शन क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। जो हमने कल जहाँ पे बात कर रहे थे, हाइपोथेसिस में आपको 2 तरीके के हाइपोथेसिस हैं जिनकी अभी हम बात करेंगे। जो जितनी हम रिसर्च में, क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाटा एनालिसिस करते हैं, उसका सबसे पहला पार्ट है मीन और एसटी का, जो हम देख लिया। साथ में स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का, उसका सेकंड पार्ट देख लिया। अब वो उनको कहाँ यूज करना है, जैसे मैंने कभी स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं है, फार्मूलेशन है, वो फार्मूलेशन जो हमने अभी करी है वो हम हमारे साथ एंड तक चलती रहेंगी। जब हम अपना लास्ट सेशन भी लेंगे, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस तक जाएंगे या मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस तक जाएंगे, वही मीन, वही स्टैंडर्ड डेविएशन, वही एन अब हमारे साथ चलता जाएगा। तो हाइपोथेसिस में हम कल बात कर रहे थे कि क्या बात कर रहे थे कि हाइपोथेसिस आपका नल हाइपोथेसिस हो सकता है या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो सकता है। अब आप अपना एक हाइपोथेसिस लिख लो, फिर हम उसकी टेस्टिंग की बात कर लेंगे। हाइपोथेसिस में आपने ये लिख लीजिए, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंस इन इंटेलिजेंस ऑफ रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स। हम रूरल और अर्बन स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस के बीच में जो फर्क है, कोई डिफरेंस है, कह रहे हैं कि वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इन शब्दों को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हाइपोथेसिस में हमेशा ही विल भी होगा और एक वर्ड सिग्निफिकेंट होगा, इनके बिना हाइपोथेसिस नहीं। हाइपोथेसिस का एक गुण है, क्योंकि हाइपोथेसिस हम कब बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। वो प्रोसेस कौन सा है, डिडक्शन का है। कल बात एक बार मैंने छोड़ तो नहीं दिया था, लेकिन कहना भूल गया था, जब हम डिडक्टिव से इंडक्टिव तक कैसे पहुंचते हैं। जब हमने कंक्लूड कर लिया है, कंक्लूड करने के बाद हम जनरलाइजेशन करते हैं। जनरलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है, वो आपका इंडक्शन है। अगर हम बिल्कुल ही सादे शब्दों में बोलना होए तो व्हाट इज डिडक्शन, जनरल टू पार्टिकुलर, जो हम रिव्यू कर रहे हैं। सर चैट बॉक्स में Yes. एक क्वेश्चन है, व्हाट हाँ, इज आउटलायर्स इन डेटा एंड इफ वी रिमूव द आउटलायर्स इज इट एथिकल? ओके, हाँ, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, जब अभी मैं वेरिएबिलिटी की बात कर रहा था ना, उस वेरिएबिलिटी में ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत डाटा जब हम लेके आते हैं, उसमें कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जो उस नॉर्मल रेंज से बाहर निकल जाते हैं। जो हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर में कह रहे थे, कुछ केसेस हैं 4986.5, तो इसके बाद 13.5, 5000 में 13.5 तो नहीं होंगे, होल नंबर में होगा। 14 व्यक्ति ऐसे हैं जो उस एनपीसी की पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में काउंट नहीं हो रहे हैं। वो कौन है, आउटलायर्स हैं। एज पर एनपीसी 5000 चाहिए था ना वैल्यू, 50% हायर साइड है, 50% लो साइड है, 4986.5।
तो इसका मतलब जब कर्व लाइन को टच नहीं कर रहा है तो जो केस बचा हुआ है, वो आगे को बचे हुए हैं, तो वो कौन है? वो आउटलायर है। लेकिन जो डाटा हमारे पास आ जाता है उसमें आउटलायर कैसे आता है? वो इस तरीके से आता है। आपने अभी, मैं जो आपका अचीवमेंट के स्कोर की बात कर रहा था कि किसी के 62 नंबर आए हुए हैं, किसी के 65 आए हैं, किसी के 70 आए हुए हैं, किसी के 80 आए हुए हैं, फिर कोई 62 वाला आ गया, 65 वाला आ गया, 70 वाला आ गया। एक स्टूडेंट ऐसा आ गया, वो किसी कारण उसका एडमिशन जब हुआ उसके केवल 50% नंबर थे। मतलब आपके बाकी सब स्टूडेंट के नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? फिर 62 से। एक सब्जेक्ट ऐसा आ गया वो 50% नंबर वाला एडमिट हो गया। अब 50 से लेके 62 तक का गैप कितना बड़ा नंबर का है। अगर आपका सैंपल साइज छोटा है तो 12 का अंक उसको मीन को डिप्लेट कर देगा। वो आउटलायर है, 50 वाला आउटलायर है, यानी वो स्टूडेंट नहीं है, वो हमारे एनालिसिस के पर्पज के लिए सैंपल से बाहर निकल जाएगा, निकाल देंगे उसको फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। सिमिलरली अभी बात कर रहे थे कि स्कोर आ गया है, कितना आ गया है? 62 है, 65 है, 70 है, 72 है, 80 है, 75 है, 62 है, 63 है, 70 है, 72 है, एक आगे 96 आ रहा। अब वो 80 से आगे सीधे 96 जा रहा है। वो जो गैप आ रहा है कंटिन्यूटी के प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहा है, नॉर्मलिटी के प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहा है। वो क्लास का हिस्सा तो है, लेकिन हमारे सैंपल से जो डाटा आया है उस सैंपल में उस सब्जेक्ट के एनालिसिस को लेके रखेंगे तो वो उसको डाटा को मीन को इन्फ्लेट कर देगा। दैट इज व्हाई वी से वी आर द स्टैटिस्टिकल आउटलायर। ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिक्स का। आपको बहुत अच्छी किताबों में ये लिखा मिल भी जाएगा, स्टैटिस्टिकल आउटलायर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी और सर्वे रिसर्च में भी बहुत से केसेस को हम बाहर निकाल देते हैं। पर्सनालिटी की असेसमेंट में मैं एक बात करूंगा, मेरे को नंदिनी मैडम याद करा देना, जिस दिन पर्सनालिटी का थोड़ा असेसमेंट की बात करूंगा तो आपको आईजेंग के मॉडल के एक एग्जांपल दूंगा, जी सर। नोट कर लो। आईजेंग का जो पर्सनालिटी का क्वेश्चनर है उसके अंदर वो किसके स्कोर को हम बाहर निकाल देते हैं, वो भी एक सवाल आता है जो फेकिंग के लिए हम यूज करते हैं, वो भी इसका जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। स्टैटिस्टिकल आउटलायर एक तो हो गया कि वैल्यू तो मेरी सही है लेकिन मैं सैंपल का हिस्सा नहीं बन पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन। एक ऐसा भी है कि मैंने डाटा में यूं ही फिलअप कर दिया है तो उसके लिए भी मैं बाहर निकालता हूँ। गुड क्वेश्चन ये था स्टैटिस्टिक्स का। गुड। हाँ, अब मैं आगे आ रहा हूँ उसके हाइपोथेसिस हम बना रहे थे। हमने लिखा था हाइपोथेसिस देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंस इन इंटेलिजेंस ऑफ रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स। मतलब हम ये मान के चले हैं कि रूरल और अर्बन स्कूल स्टूडेंट्स जो हमारे पास आए हैं सैंपल में, उनका जो मीन इंटेलिजेंस स्कोर है वो एक जैसा है। उसमें फर्क तो होगा लेकिन वो एक जैसा है, उसको हम नल हाइपोथेसिस के रूप में देख रहे हैं। तो जो डिफरेंस है क्या वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, उसके लिए हमने फॉर्मुलेशन लिखी है जो टी की फॉर्मुलेशन है। अगर आप उसमें अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, m1 माइनस m2 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का स्क्वायर है उसका अपॉन n1 है, प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्क्वायर उसका n2 है। इसका मुझे टी निकालनी है, दोनों ग्रुपों का मीन चाहिए, दोनों ग्रुपों की स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए और दोनों ग्रुपों की n चाहिए, नंबर चाहिए। जब ऊपर हमने फार्मूला हल किया था मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन का हल किया तो इसका मतलब एक ग्रुप का मीन आ गया, फिर दूसरे ग्रुप का मीन आ गया, पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, दूसरे ग्रुप का स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, और उससे हमने इस फार्मूलेशन में लेकर आ गए हैं। फार्मूलेशन के आगे पढ़ेंगे, आप बड़े आराम से पढ़िए उसको। लिखा है मीन डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिफरेंस। ऊपर हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाला था, वो एक ग्रुप का था। अब यहाँ पे जब हमने टीयू के फॉर्मुलेशन में आए हैं तो वो वही स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का स्केयर आ रहा है। जहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन n1 जब हम कर रहे हैं ना, ये वहीं से आ रही वही फॉर्मुलेशन है। तो अगर हम नीचे सेकंड लाइन में पढ़ेंगे इसको तो आपको नजर आ रहा होगा, मैं लिखा कि मीन डिफरेंस ब्रैकेट में साइन डाला है प्लस, और नीचे है सिग्मा डीएम स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स
और मीन डिफरेंस के बीच में जो स्टैंडर्ड एरर है। इसका मतलब जब हम टी यूज करना है तो हमारे को मीन भी निकालना आना चाहिए, स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकालना आना चाहिए, स्टैंडर्ड एरर मीन भी निकालना आना चाहिए। अगर तीनों निकाल पाएंगे हम टी की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। मीन डिफरेंस पॉजिटिव डाला है। अगर आप ध्यान देंगे ऊपर फार्मूले के ऊपर M1 माइनस M2 के साथ मैंने बार्ज लगा रखी हैं, तो बार्ज का मतलब है कि वो उसको मीन को हमने डिफरेंस को पॉजिटिव ट्रीट करना है। अभी M1 माइनस M2 में अगर M1 इज ग्रेटर देन M2 तो इट इज क्लियर कट दैट वैल्यू विल बी पॉजिटिव, बट इफ M2 इज ग्रेटर देन M1 तो साइन नेगेटिव नजर आएगा, पर उसको नेगेटिव नहीं कहेंगे, वो भी मीन डिफरेंस ही है, तो वहां पे हम उसको भी पॉजिटिवली ट्रीट करेंगे। मीन डिफरेंस इज ऑलवेज टू बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव एंड हेंस टी विल बी पॉजिटिव। अभी जब हम टी वैल्यू का टेबल देख रहे थे, क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ टी, तो आपको वहां सारे पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। और जो आपका एसपीएसएस की आउटपुट है, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा, वहां पे कई बार टी वैल्यू नेगेटिव नजर आती है। मैं हो सकता है कल आपके एक शेयर करूं, उसमें टी नेगेटिव नजर आ रही है। तो टी नेगेटिव क्यों होएगी कि M2 M1 से ग्रेटर हो गया। वो कंप्यूटर पैकेज जो भी है हमारे पास सॉफ्टवेयर, चाहे वो एसपीएसएस है या दूसरा है, वो उसको मीन डिफरेंस को पॉजिटिव ट्रीट नहीं कर पा रहा अभी भी। उसको वो मैथमेटिकली अगर M1 ग्रेटर देन M2 कर दिया उसने तो वो नेगेटिव में चला जाता है, वो नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब मान लो मेरा रूरल ग्रुप का मीन है 50 और अर्बन का मीन है 55। रूरल को पहले रख लिया तो वो 50 माइनस 55 हो गया, और मैंने अर्बन को पहले रख लिया तो 55 माइनस 50 हो गया। बात तो वही 5 की 5 है, 5 का है मीन डिफरेंस है। So remember this thing कि mean difference is to be treated as positive and t will always be positive। जब t वैल्यू निकल के आ गई, उसके साथ ही मैंने एक शब्द दे रखा है CR। CR इज क्रिटिकल रेशियो। साथ ही मैंने Z वैल्यू लिखी है। Z वैल्यू कौन सी है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू, जो अभी हम उस टेबल में देख रहे थे, 1.96 एंड 2.58। 1.96 किसके लिए? 1.96 आ रहा था किसके लिए? 0.5 के लिए। 2.58 किसके लिए आ रहा है? 0.1 के लिए। वन भी से क्रिटिकल रेशियो, ये ऊपर आपने फार्मूला लिखा ना, मीन डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिफरेंस, ये रेशियो है। अगर मीन डिफरेंस जीरो है, मीन डिफरेंस जीरो है, जीरो कब होगा? M1 विल बी इक्वल टू M2, तो आपका जो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वैल्यू कब बनेगी? जब मीन डिफरेंस होएगा, एक मीन दूसरे मीन से ज्यादा होएगा, एक मीन दूसरे मीन से ज्यादा होएगा। तो कितना ज्यादा हो जाए कि वो सिग्निफिकेंट हो जाए, तो वो क्रिटिकल रेशियो है, CR है। सो बहुत जगह आपको ऐसा मिलेगा। तो मोटे रूप में अगर कहना हो, T इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू Z वैल्यू इफ सैंपल साइज इज लार्ज। टी को कब यूज करते हैं? जब आपका सैंपल साइज छोटा है। जैसे जैसे सैंपल साइज बड़ा होता जाएगा, वही टी आपकी नॉर्मलाइज हो जाएगी। नॉर्मलाइज वर्ड कहाँ से आ रहा है? एनपीसी से आ रहा है। नॉर्मलाइज होके Z वैल्यू बन जाएगी 1.96 2.58। तो अगर वैल्यू आपकी सिग्निफिकेंट आ गई है, ये हम टू टेल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। अभी ये कितनी बात है? ये टू टेल टेस्टिंग की बात है। वन टेल टेस्टिंग की बात आज नहीं करेंगे, उसको कल करेंगे। तो टू टेल टेस्टिंग में हमने नल हाइपोथेसिस बना के चले थे, तो उसके लिए वैल्यू 1.96 अगर टी वैल्यू की आ गई तो हम कहेंगे डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, अगर नहीं आई तो कहेंगे इट इज नॉट सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल। यहाँ पे स्टॉप करते हैं इस बात को। टी वैल्यू जो क्रिटिकल रेशियो 1.96 से कम होएगी तो इट विल बी नॉट सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल, और अगर ये 1.96 से ज्यादा हो जाएगी तो इसको हम सिग्निफिकेंट एट 0.01 कहेंगे, 0.05 कहेंगे। और ये जहां पे हाइपोथेसिस को रिजेक्शन में ले जाएंगे। हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया तो वही कंक्लूजन निकल के आ गया कि जो रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर इंटेलिजेंस। अगर आपका टी वैल्यू नॉट सिग्निफिकेंट है तो हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक्सेप्ट करने का मतलब है
क्या हमने बनाया था, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंस इन इंटेलिजेंस ऑफ रूरल एंड अर्बन स्कूल स्टूडेंट्स। अब इस हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि टी वैल्यू नॉट सिग्निफिकेंट आया है। अब कंक्लूजन क्या बना है, कंक्लूजन ये बनकर आया कि रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर इंटेलिजेंस। तो वही हाइपोथेसिस आपका वर्सली कंक्लूजन बन के आ गया। अगर उसको मैंने हाइपोथेसिस की ही भाषा को रिटेन करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। मैं कह दूंगा कि देयर विल बी हट जाएगा, बाकी ऐसे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इंटेलिजेंस ऑफ रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स। तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो Sir, ये there is a question in chat box. यस प्लीज, यस प्लीज। Please explain critical ratio. हाँ, क्रिटिकल रेशो जो मैंने ऊपर फार्मूले में लिखा ना, मीन डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, एक रेशो बन के आती है। रेशो कब बनेगी, जब मीन डिफरेंस होएगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन तो होएगा, वेरिएबिलिटी होएगी। अगर दोनों ग्रुप में वेरिएबिलिटी नहीं है, डाटा एक समान ही है ना, तो 0 0 होता जाएगा, तो कुछ नहीं बन के आएगा। जब आपके पास मीन डिफरेंस होएगा, 0 से वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वो कितनी बढ़ गई जाएगी, तो वो रेशो है, जो अभी रेशो दिख रही है ना, मीन डिफरेंस अपन, वो रेशो दिख रही है, कितनी बड़ी हो जाए कि उसको हम सिग्निफिकेंट कह सकें। अभी आप टेबल में जो हेडिंग पढ़ रहे थे, टेबल का हेडिंग पढ़िए टी वैल्यू वाले का। नंदिनी मैडम, नंदिनी मैडम, हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नंदिनी मैडम, टेबल सी का हेडिंग पढ़िए। Table C. अभी हमने जो Table of दिया था, critical value of हाँ, T. ये क्रिटिकल वर्ड आ गया ना, ये क्रिटिकल वर्ड, क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ टी, क्रिटिकल रेशो यहीं से निकल के आया हुआ है। ये टी की वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू कितनी होनी चाहिए है, क्रिटिकल रेशो का मतलब रेशो कितनी होनी चाहिए है, ताकि हम उसको सिग्निफिकेंट कह सकें 0.5 के लिए और या 0.1 के लिए। Sir, CR किसी 0 कब एग्जांपल होएगी? से समझा दीजिए। हाँ जी, हेलो, किसी एग्जांपल से समझा दीजिए सर। एग्जाम्पल ये आपका रूरल का मीन आ गया है, मैंने भी कहता 50 है, और अर्बन का मीन 55 है। डिफरेंस है ना, कितना है, 5 का डिफरेंस है ना दोनों में। यस सर। हाँ, तो ऐसा ऐसा करें, इसका कंप्यूटेशन में एक सॉल्व कल करके आपके साथ शेयर करूंगा। हाइपोथेटिकली एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। 2 एग्जांपल आपकी सिग्निफिकेंट क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल की बात कर देंगे, ठीक। ओके सर। मतलब ये आपका रेशो समझते हो ना, रेशो क्या होती है? हेलो, यस सर। यस। रेशो क्या होती है, आप बताओ मेरे को, रेशो क्या होती है? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यस मोटे सर। रूप में न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी बड़ी हो जाए कि वो सिग्निफिकेंट कहलाए। सिग्निफिकेंट कब कहलाएगी, 1.96 पे। क्रिटिकल हो गया ना, क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा, 1.96। 0 से 1.96 का जो सफर है, वो क्रिटिकल रेशो के लिए है। हम कब तक उसको नॉट सिग्निफिकेंट कहेंगे, 1.9 तक नॉट सिग्निफिकेंट कहेंगे। इसकी मैं इंटरप्रिटेशन कल दोबारा से करूंगा, ठीक। ओके सर। हाँ, ठीक है, ये बड़ा ठीक क्वेश्चन है, सभी को प्रॉब्लम करता है। जिनों के पास गैरेट का बुक है, नंदिनी मैडम, इनको सभी को आपने पूछ लेना, जिनके पास गैरेट का बुक है, जब उसमें वो चैप्टर देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन, तो उसने टी का प्रयोग बहुत बाद में। मेरा क्वेश्चन नहीं था सर, ये पार्टिसिपेंट का था नहीं चैट नहीं बॉक्स। बच्चे, आपका तो यू जी आर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स का नहीं है। हाँ सर। जी जी। हाँ, तो आपके लिए भी ये है कि गैरेट की बुक अगर आप उनको सजेस्ट करिए कि नहीं, आप अपोलोजेटिक मत होइए। अब भाई यू आर अपोलोजेटिक है, नहीं। हाँ हाँ, अपोलोजेटिक नहीं होना। कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये कंफ्यूजन करता है। गैरेट की बुक ने जो टी की फॉर्मुलेशन को सॉल्व किया पहले, उसने क्रिटिकल रेशियो से करा हुआ है, ठीक।
मैं पेज क्लिक करके भेज दूंगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इसीलिए तो हम वर्कशॉप कर रहे हैं कि जो कोई डाउट है क्यों क्लियर हो रहा है। लोग इसको स्टैटिस्टिकली कहते हैं टी क्यों लगा, टी क्यों कहूंगा, सीआर क्यों कहूंगा, जेड क्यों कहूंगा। क्वेश्चन है ये हमारा, एग्जामिनर भी क्वेश्चन सर एक पूछता है भाई क्वेश्चन है वो। चैट बॉक्स में, हाँ हाँ, if the t इसका भी है। value if the t हम्म, value comes 1.96, is it हम्म। significant or not significant? आपका सैंपल साइज कितना है उसको पूछो। 1000. सैंपल 1000 तो सिग्निफिकेंट कहलाएगी, अगर उसको टच करती है या उससे बड़ी हो जाती है तो सिग्निफिकेंट कहलाएगी। 05 पे कैटेगोरिकल आंसर। Okay, If the sir. computed value, listen, I'm making a statement. If the computed value is equal to or greater than 1.96 for given DF, then it will be significant at 0.05 level. और मैंने अब छोड़ दिया है, नंदिनी आपने याद रखना, यहीं पे टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर का कॉन्सेप्ट आना है। मैं तभी स्टॉप कर रहा था इसको, ठीक। Okay, sir. टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर कल तक टच करूंगा इसको। और वन टेल टेस्टिंग हमने 2 टेल टेस्टिंग कर लिया है, 1 टेल टेस्टिंग की बात भी आएगी, ये मैं छोड़ दिया है अभी, तो मैं इसको स्टॉप कर रहा था यहीं पे अभी। Okay, sir. और सीआर का मैं कल आपको एक हैंड्स आउट ऐसे बना के भेजूंगा जहाँ पे क्रिटिकल रेशियो का वो उस तरीके से मीनिंग दूंगा जो पार्टिसिपेंट चाहते हैं, ठीक। ओके, Okay, sir. हाँ, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। One नंदिनी, second, sir. Yes, I'm presenting. हाँ, 1 second. Yes, sir. Now it's correlation. नाउ इट इज कोरिलेशन, यस। कोरिलेशन के ब्रैकेट में क्या लिखा है? Correlation, product moment. प्रोडक्ट मोमेंट किसका है? ये पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन है। हाँ, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। मैं फिर नीचे लिखा एजम्पशंस, उसके आगे Yes, शब्द sir. दिया पैरामीट्रिक टेस्टिंग। Yes, sir. टी टेस्ट भी वैसे पैरामीट्रिक टेस्टिंग में ही आता है। जब हम मीन एसटी निकाल रहे हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का सहारा ले रहे हैं, तो वी आर यूजिंग पैरामीट्रिक टेस्टिंग। पैरामीटर वर्ड कल भी आया था। सैंपल बेस्ड स्टैटिस्टिक्स, सैंपल से जो पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेशन या पॉपुलेशन के फिगर है वो क्या कहलाता है? पैरामीटर। तो पैरामीट्रिक टेस्टिंग, पैरामीट्रिक टेस्टिंग वहां यूज होती है जहाँ पे सैंपलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। एजम्पशन में एक हमारा सैंपल कौन सा है? रैंडम है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। इसका मतलब पॉपुलेशन फाइनाइट पॉपुलेशन थी, उससे मैंने जो सैंपल ड्रा करा है रैंडमली ड्रा करा है, और जो मैं आगे यूज करूंगा तो वो पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेशन या जनरलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी रखता है। एक एजम्पशन। सेकंड एजम्पशन क्या कौन सी है कि जो डाटा आया हमारे पास मेजरमेंट का है, इसका मतलब जो कल मैंने यहाँ से शुरू करा था एरर इन सैम्पलिंग या सैम्पलिंग एरर, एक सैम्पलिंग एरर आ रही है, एक मेजरमेंट एरर आ रही है। तो एक आपका जो पहली एजम्पशन है वो किसकी है? प्रोबेबिलिटी सैंपल की है, कि आपका सैंपल प्रोबेबिलिटी होएगा। तो पैरामीटर टेस्टिंग की इसेंशियल फीचर में से एक बात है। आज की डेट में इसको यही कहूंगा कि सैंपल मस्ट बी रैंडमली ड्रॉन, आपने कोरिलेशन लगाना है। तो दूसरी बात, जो अब डाटा के 3 एजम्पशन डाटा बेस्ड हैं, जो मेजरमेंट से जुड़ा हुआ है। जो टूल हमने यूज किया उससे जो डाटा बेस आ गया है, जिसका हम मीन निकाल रहे थे अभी 10, 15, 20 का या 0, 0, 45 का, 60, 62, 65 जो स्कोर बोल रहे थे, तो वो तो एक डाटा सेट है। दूसरा डाटा सेट भी होएगा। जब 2 वेरिएबल जो आपके पास हैं, पहले हम एक ही वेरिएबल की बात कर रहे थे, टी में हम 2 वेरिएबल की बात कर रहे थे, लेकिन दूसरा वेरिएबल कौन सा आ गया था? लोकेशन, वो कैटेगोरिकल था। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, दोनों वेरिएबल कंटिन्यूस हैं। हम कोरिलेशन कहाँ निकालेंगे? जो दोनों वेरिएबल कंटिन्यूस सीरीज के होंगे, मेजरमेंट के एंगल से कंटिन्यूस होंगे,
इंटरवल स्केल पे होंगे, होमोजीनियस हो, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होमोजीनियस होएगा, हेट्रोजीनियस नहीं होएगा। होमोजीनियस होने का मतलब क्या, वेरिएबिलिटी उनकी कम होएगी, नॉर्मल होएगी और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सो आई रिपीट द assumptions of parametric testing. रैंडमाइजेशन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपल है तो रैंडमाइजेशन की बात है। और तीन assumptions किसको डील करती हैं, नॉर्मलसी ऑफ डाटा को, होमोजेनिटी ऑफ डाटा को, कंटिन्यूटी ऑफ डाटा को। जो आपको फार्मूला दिख रहा है वो डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है मीन्स एक्स और वाई वैल्यू को, जो हमने मीन निकाला था एक्स वैल्यू का निकाला था, अब एक दूसरी वैल्यू आ गई वाई की। दो वेरिएबल हैं हमारे पास, एक्स एंड वाई। और सर्च की परिभाषा में जब हम कहते हैं, जो रिसर्च हमारी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को देखती है, जब हम दो वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं एक्स एंड वाई, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये निश्चित है। एक्स डिटरमिन वाई, वाई डज नॉट डिटरमिन एक्स। जब हम ग्राफिक्स भी ड्रा करते हैं, स्कैटर डायग्राम बनाते हैं, कोलिशन निकालने के लिए स्कैटर डायग्राम है, जब हम ग्रुप में जाते हैं तो उसके अंदर जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर हम वेरिएबल एक्स को रखते हैं और वर्टिकल एक्स पे हम वाई एक्सिस पे वाई को रखते हैं। तो जो वहां से हम इंक्रीमेंट इन एक्स विल लीड टू आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन वाई वैल्यू। तो ये आपका एक प्रेजेंटेशन जो आपको कोलिशन निकल के आता है। अगर कोलिशन आपका सिग्निफिकेंट आता है या कोलिशन की वैल्यू अच्छी मैग्नीट्यूड की आती है, दो बार है। जस्ट टू रिमाइंड, जो कोएफिशिएंट ऑफ कोलिशन है उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी रेंज -1 परफेक्ट नेगेटिव कोलिशन से -1.00 से 0.00, नो रिलेशनशिप एट ऑल, 2 + 1.00 परफेक्ट कोलिशन। मीन जब हम लिखते हैं तो इसको +-1.0 लिखते हैं। तो परफेक्ट कोलिशन की वैल्यू है +-1.00 के बीच में है। अगेन इट इज रेशियो, जो सवाल फिगर में आ रहा था, कोलिशन की रेशियो है बिटवीन टू काइंड ऑफ डाटा। जब आप फार्मूला देख रहे हैं तो फार्मूले के में आपको 5 वैल्यू चाहिए कोलिशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कोलिशन इज ऑलवेज बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक्स आपका इंटेलिजेंस है, वाई आपका अचीवमेंट है। इंटेलिजेंस और अचीवमेंट में कैसा रिलेशनशिप आएगा, तो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेलिजेंस को, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अचीवमेंट को। तो हमारे को क्या चाहिए, सम ऑफ स्कोर इन वेरिएबल 1 दैट इज इंटेलिजेंस, सम ऑफ स्कोर जो हम वेरिएबल 2 वाई दैट इज आवर अचीवमेंट, फिर स्केल ऑफ एक्स वैल्यूज एंड स्केल ऑफ वाई वैल्यूज, इनका समेशन चाहिए। एक चार वैल्यू हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं, जब मीन निकाला और स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला, चारों वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी ये यूज हो चुकी है। समेशन एक्स भी है और समेशन एक्स स्क्वायर भी है, जो दूसरा वेरिएबल समेशन सम ऑफ वाई वैल्यूज है, सम ऑफ स्क्वायर्ड वाई वैल्यूज है। ये हमारा उसी की कंटिन्यूटी है, वन फॉर वन डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड फॉर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडिशनल वैल्यू कौन सी है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों का गुणा, इसका एक्स और वाई वैल्यू का सैंपल है और एन डिफरेंस सैंपल फाइल यहाँ लिखा है, अंडरस्टूड है। जब कोलिशन निकालेंगे, कभी हम टेबल देख रहे थे कि कम से कम 3 वैल्यू होनी चाहिए है कोलिशन निकालने के लिए। ये फार्मूला वैल्यू डायरेक्ट मेथड से है, जब आपका डाटा जैसा आ गया तो आप उसमें वैल्यू डालते हैं, 5 वैल्यू कंप्यूट करेंगे, इसमें एडिशन है और स्केल की एडिशन है, आपके पास नंबर है, वहां से आपने सिर्फ ये उसमें फार्मूले में वैल्यू पिकअप करके सॉल्यूशन लेना है, जो +1 से लेकर -1 तक जा सकता है, उसकी जो रेंज है। तो दूसरा फार्मूला जो साथ नीचे तक लिखा है वो डिवीजन फार्मूला है, ध्यान से देखेंगे। स्मॉल एक्स वाई से समेशन एक्स वाई
नीचे उसके अंडर करके समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन वाई स्क्वायर, यही जो अक्सर समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर है, ये हमने भी यूज करा था पिछले इसमें कि स्टैंडर्ड में कैसा है, सम ऑफ स्क्वायर डिवीजन फ्रॉम मीन अपॉन एन, जो पिछली स्लाइड में आप देख रहे थे, एक एक्स का है, एक वाई का है, एक उनके जो डिवीजन है उनके प्रोडक्ट का है। तो इन तीन वैल्यूज को लेकर हम कोरिलेशन की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। तो इस कोरिलेशन की वैल्यू आएगी, उसको हम फिर देखते हैं उस टेबल के को जो आपको अभी हमने दिखाया था कि जितनी फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसके हिसाब से उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.5 या 0.1 के लिए, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो जो हाई कोरिलेशन की वैल्यू है वे भी सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट एट 0.05, वे भी सिग्निफिकेंट एट 0.05, वे भी सिग्निफिकेंट एट 0.01। वही जो स्टैटिस्टिक्स की टिपिकल भाषा है, नॉट सिग्निफिकेंट एट 0.05, सिग्निफिकेंट एट 0.05 एंड और सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो जो मैंने फिर साथ में लिखा यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाइवेरिएट एनालिसिस है। जब हमारा टी टेस्ट लगा है, टी टेस्ट पे यूनिवेरिएट एनालिसिस है, वन डिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट। जब हम बात कर रहे थे देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस ऑफ रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स, तो अचीवमेंट हमारा इंटेलिजेंस डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। रूरल अर्बन का मतलब कौन सा वेरिएबल है, वो वेरिएबल है हमारा लोकेशन और रेजिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। देहात के हैं या शहर के हैं, दो वेरिएबल, वो बेसिकली क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड लोकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स और रेजिडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। क्योंकि वो आपका टी टेस्ट में था, वो आपका लोकेशन को हम कंकरेंसी में नहीं लेके आ सकते, वो आपका डिस्क्रीट में रहेगा। मीन्स उसके दो ही ग्रुप होंगे या ग्रुप बढ़ सकते हैं। मोटे रूप में हम कहते हैं देहात का है कि शहर का है। तो काफी लोग हैं जो उसको ज्योग्राफिकल जो हमारा डिवाइड है रूरल अर्बन का, तो कह देते हैं रूरल तो रूरल है, अर्बन में फिर आ जाता है सेमी अर्बन है कि अर्बन है, फिर मेट्रोपॉल है। तो उस तरीके के कहीं या चार ग्रुप बांटते हैं। अगर लोकेशन के बेस पे आपका दो ही ग्रुप है, दो ग्रुपों के बीच में टी टेस्ट लगेगा। एक वेरिएबल मीन डिफरेंस को देख रहा है, डिफरेंशियल मेथड, टी टेस्ट आएगा, नॉर्मल वेरिएंस आएगा। फिर आपके वेरिएबल जो है, तो वेरिएबल के बीच में आपके पास कोरिलेशन आएगा, वहां पे आप टी टेस्ट में जा सकते हैं। उसके बाद आपको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपको ग्रुपों में डिवाइड करना पड़ेगा, लो एंड हाई। उसकी एग्जांपल, एक सिंपल सी एग्जांपल आपसे शेयर कर लेता हूँ। If I am to define that there will be no significant relationship between intelligence and achievement of students, इसका मतलब इंटेलिजेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है और अचीवमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंट है और अचीवमेंट डिपेंडेंट है। तो इंटेलिजेंस पे अभी जब हम बात कर रहे थे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करने की, उसमें लो और हाई को बढ़कर आए, तो सैंपल में हम लो इंटेलिजेंट और हाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे बाय अडॉप्टिंग सम क्राइटेरियन जो स्टैटिस्टिक्स ने डिफाइन कर रखा है। एक लो इंटेलिजेंट ग्रुप होगा, एक हाई इंटेलिजेंट ग्रुप होगा। दोनों लो और हाई इंटेलिजेंट ग्रुप्स का एन आ जाएगा, उनका मीन निकाला जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाली जाएगी, स्टैंडर्ड मीन आ जाएगा और टी वैल्यू आ जाएगा। तो टी से भी आ जाता है और कोरिलेशन से भी आ जाता है। जो कंटिन्यूस वेरिएबल है वहाँ पे कोरिलेशन भी निकल सकता है और टी वैल्यू का भी इस्तेमाल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो हाउ द पर्सन वांट्स टू एनालाइज हिज और हर डाटा। तो ये जहाँ मैंने कहा यूनिवेरिएट है कि बाइवेरिएट है, जब हमने रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई देखा है, तो उसके आगे कंडीशन आ जाती है कि हाउ मच वाई और हाउ मच एक्स, हाउ मच वाई पर हाउ मच एक्स। तो जब उसको देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास बेसिक क्वेश्चन क्या आ गया है कि इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा हुए कि अचीवमेंट का लेवल और ऊंचा हो जाए। तो इंटेलिजेंस और अचीवमेंट में आपके पास कोरिलेशन है, ये निश्चित है। कोई व्यक्ति नेगेटिव रिलेशनशिप निकाल के बैठा तो सोचना पड़ेगा उसका डाटा गलत है या डाटा में प्रॉब्लम है।
ये बातें फिक्स हो चुकी हैं। तो ये यूनिवेरिएट एनालिसिस, जब कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल आता है वहां से सिंपल क्लासिफिकेशन आती है y ऑन x, तो वो आपका यूनिवेरिएट एनालिसिस है। बाइवेरिएट का एनालिसिस बनेगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट, चाहे कोरिलेशन से हो फिर टी टेस्ट नहीं आएगा, फिर टी टेस्ट से हम एनालिसिस ऑफ वेरिएबल में चले जाएंगे। इसलिए मैं बोलते यूनिवेरिएट एनालिसिस पे हम स्टॉप कर रहे हैं आज की डेट में। तो अब आप लोगों के लिए ये सेशन को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। 30 मिनट हमारे पास है क्वेश्चन आंसर के लिए, क्वेरी के लिए। कोई और प्रॉब्लम है तो मैडम? Yes, sir. हाँ प्लीज। Sir, I'm seeing a question in the chat box. What should we keep in mind while preparing hypothesis? Is number of hypotheses will be equal to number of objectives? Not necessarily. Not necessarily. Okay, sir. Any other question? अभी नहीं, इसको ना जब हम रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे ना, Yes, नंदी मैडम वो क्वेश्चन आप रखिए, रिसर्च प्रपोजल का जब सेशन करेंगे ना वहाँ पे बात आ जाएगी, वो हम बनाए होंगे और हाइपोथेसिस बनाएंगे, तो वहाँ पे जो है इसका आंसर हमारे को कंप्लीट आंसर मिलेगा। ठीक है? Okay, sir. हाँ, गुड क्वेश्चन। Please unmute yourself and speak your questions, or please type your questions in the chat box. हाँ जी, मेरे को थोड़ा पड़ा गया, वो मुझे पूछना चाह रहे हैं कंटिन्यूस वेरिएबल को क्या आप डिस्प्ले कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। अभी करा है हमने, इंटेलिजेंस को हमने लो एवरेज हाई ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का करते हैं किसी भी ह्यूमन बिहेवियर किसी एस्पेक्ट में भी, उसमें लो एवरेज हाई ग्रुप बन के ही आएंगे, कर सकते हैं लो एवरेज हाई। कई लोग आपका लोअर हाई का एनालिसिस करते हैं, कई लोग तीनों ग्रुप लेके एनालिसिस करते हैं लो एवरेज हाई का। वी कैन क्लासिफाई सैंपल into 2 or 3 or more groups on the basis of normal distribution. उसको सीधा डिवाइड कर सकते हैं on the basis of normal distribution, either using the formulation of mean plus minus 1 ST, के मीन से कितना ऊपर को जाए, मीन से नीचे जाए, जब को जाए तो कितना ऊपर जाके उसको हम हाई मानेंगे, नीचे जाए उससे नीचे कितनों को हम लो मानेंगे। मीन से डिफरेंस की देखते हुए लो एंड हाई बनाते हैं, या हम परसेंटाइल से लेकर चलते हैं, या मीन से प्लस माइनस 1 ST से लेकर चलते हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं कि 16% सैंपल में हाई आएंगे, 16% लो आएंगे। अब आप सैंपल साइज देख लीजिए, 100 का होगा तो 16 आएंगे, ज्यादा होगा तो 16 से ज्यादा आ जाएंगे, 16 100 कम होगा तो कम आएंगे। हाँ, दूसरी फॉर्मुलेशन है परसेंटाइल से, परसेंटाइल P25 एंड P75। जब परसेंटाइल करते हैं उसको क्वार्टाइल में कहते हैं, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3। जब क्वार्टाइल 1 बोल रहे हैं तो मतलब लोवेस्ट 25%, क्वार्टाइल 3 का मतलब है हाईएस्ट 25%। तो अभी हम एनपीसी के हिसाब से करें तो 16% आ रहा था, परसेंटाइल में करेंगे तो हमारे पास 25% लो ग्रुप, 25% इन हाई ग्रुप। मे बी इंटेलिजेंस, मे बी मोटिवेशन, मे बी आइडिया, मे बी एटीट्यूड, मे बी एनी अदर साइकोलॉजिकल वेरिएबल or the basis which is treated as a different variable. We can classify into 2 or 3 groups. That's the question. Sir, a question है, mean minus SD will be equal to low group and mean is equals to SD will be equal to high group. Sir, mean minus SD will be equal to low group and mean is equals to नहीं, ऐसा नहीं, मीन माइनस 1 ST
बिलो मीन माइनस 1 ओके Okay, sir. दोबारा बोलो लोग इसको मानेंगे जो मीन माइनस 1 से कम वाले होंगे। हाई किसको बोलेंगे जो मीन प्लस 1 से ऊपर वाले होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्षेत्र में मीन हमारे पास 100 है, आईक्यू हमारे पास 100 है ना, आईक्यू मीन हमारा 100 आ जाता है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 10 है। 100 माइनस 10 कितना होगा हमारे 90 से नीचे वालों को हम लो मानेंगे, और 100 प्लस 10 110 से ऊपर वालों को हम हाई मानेंगे। आई थिंक क्लियर। Yes, sir. I think it is clear to the participant. नहीं है तो आप लोग कोई और एग्जाम्पल दे देते हैं। हाँ ठीक है ना। अगर जो क्वेश्चन आ जाए हम कल भी इसके बाद थोड़ा कंटिन्यू करेंगे इस को ना दोबारा। Okay, sir. Next question, please. सर एक और क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। हाँ जी हाउ डू वी नो इफ अ हाइपोथेसिस इज वन टेल्ड और टू टेल्ड? नहीं तो बोलिए। हाउ डू वी नो if a hypothesis is one tailed or two tailed? अभी हमने देखा, अब आप भी नोट करिए जिनका क्वेश्चन आया उसको भी क्वेश्चन वो लिखें इसको ना। हमने जब कहा देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस ऑफ रूरल एंड अर्बन सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, लिख दिया ना। कीवर्ड क्या है? नो सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ना है। ओके ओके Okay, दूसरा sir. स्टेटमेंट लिख लीजिए। rural secondary school students will have significantly higher mean intelligence than urban students. Yes, sir. और इसका रिवर्स भी सकता है कि अर्बन सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव सिग्निफिकेंटली हायर देन रूरल स्टूडेंट्स। जब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे होते हैं, जिसमें पेपर बना जिनका पेपर का 30 रिव्यू कर रहे होते हैं, उसमें जो हाइपोथेसिस अगर वो लैंग्वेज वहां से दिशा नजर आ रही होगी ना, उसके अंदर दिशा नजर आ रही है तो इसका मतलब डायरेक्शनल है। दिशा नजर नहीं आ रही है तो इट विल बी आइदर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और इट विल बी नल हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस में तीन ही प्रकार के हाइपोथेसिस हमारे को लिटरेचर में दिखेंगे। एक दिखेंगे नल हाइपोथेसिस जिसमें नो डिफरेंस बात होगी। एक होगा ग्रुप से सुपीरियर है, मेरी अर्बन स्टूडेंट बेटर है रूरल से, या रूरल बेटर है अर्बन से, या फीमेल बेटर है मेल से, या मेल बेटर फीमेल से। ऐसे स्टेटमेंट नजर आएगी या आएगी कि लोकेशन वाइज डिफरेंसेस होंगे, जेंडर वाइज डिफरेंसेस होंगे। डिफरेंसेस में भी लगते हैं लेकिन दिशा क्या होगी हमारे को पता नहीं है। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, नॉन डायरेक्शनल। इसको हम प्रपोजल पे डील करेंगे इस बात, ठीक है ना। कुछ लोगों ने भी हैंड रेज किया था। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दें या दोबारा से हैंड रेज करें, और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आल्सो। हाँ करवा लीजिए। Those who have questions, please speak up. Anyone? I think, sir, we don't. Okay, there is one question. Let me recite it.
Is sampling methods affect the selections of statistics or analysis of data? रिपीट करेंगे इसको? जी सर, is sampling methods affect the selections of statistics for analysis of data? Yes, to some extent. If our sampling अभी जब बात की कर रहे थे तो उसमें हमने जब ये कहा था कि पैरामीट्रिक टेस्टिंग कभी कभी यूज करते हैं जब सैंपल रैंडम होने शुरू में टेस्टिंग कह रहे थे, फिर बाद में हमने इस बात को छोड़ दिया। जब हम स्मॉल सैंपल के ऊपर आ रहे हैं, जितने भी ये बड़ा क्वेश्चन है जो अभी डिप्लेस है, सबसे पहले हमारे पास जब हम सर्च में आते हैं लर्निंग ऑफ 20th सेंचुरी क्वांटिटेटिव रिसर्च मूव करते हैं, डिफरेंस को देखना शुरू करा, तो डिफरेंस को देखने के लिए हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स आता है। पहले नॉन प्रोबेबिलिटी का हमारे पास नहीं, नॉर्मल जो पहला टेस्ट बन के आया टूरिस्ट को पहले ही मानते हैं तो मीडियन टेस्ट था, एक साइन टेस्ट था, एक मीडियन टेस्ट था। मीडियन टेस्ट का मतलब है मीडियन से जो ऊपर है मीडियन की वैल्यू निकालनी आ जाती थी कि ग्रुप को आप जो आपकी वैल्यू आ गई है 50 का डाटा है, 55 का डाटा है, 10 का डाटा है, 5 का डाटा है, उसको सेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, लिख लीजिए, सेंटर ढूंढ लीजिए, सेंटर से कुछ वैल्यू नीचे आएंगी, तो उन्होंने मीडियन सेट को यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस, उसको मीडियन टेस्ट कहा जाता है। फिर उन्होंने मीडियन टेस्ट में साइन को साइनों को लेने शुरू करती कि जो वैल्यू हायर होगी वो पॉजिटिव साइन है, लो नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव दो साइन टेस्ट चलाया आया। तो जैसे जैसे आगे और नॉन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आती गई, फिर प्रोबेबिलिटी का आना हो गया, तो फिर पैरामीट्रिक टेस्टिंग बन के आई। तो जितने भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग टेक्निक्स हैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट उनकी पैरामीट्रिक टेक्निक्स बनकर आता है। तो हमारे लिए क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि जब मेरे पास डाटा आ गया है तो मैंने उसके अंदर पैरामीट्रिक टेस्टिंग का प्रयोग करना है कि नॉन पैरामीट्रिक करना है। तो सैंपलिंग इज वन ऑफ द कंडीशन जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्टिंग करनी है कि नॉन पैरामीट्रिक करनी है। तो नॉन पैरामीट्रिक सैंपल है और सैंपल साइज स्मॉल है तो वी विल हैव नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स मना ही नहीं है, लेकिन वी विल हैव नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। यहाँ आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैंने पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स लग सकती है, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स लग सकती है, तो वी प्रेफर पैरामीट्रिक टेस्टिंग because parametric testing is stronger than, more powerful than non-parametric testing. क्या क्वेश्चन है अपना? हेलो I think my on हो गया था, कोई क्वेश्चन नहीं किया था। तो अभी कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए, मैं फिर आपको फाइंड आउट करता हूँ। 2-3 बार को है ये एक क्वेश्चन है। हाँ When we use chi-square test in research, वैसे chi-square तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं सर। तो when we use chi-square test in research, दोबारा बोलिए क्या क्या कहना चाहते हैं? when we use chi-square test in research, chi-square test is non-parametric statistics, okay, most widely used testing technique है। chi-square test के 4 भाग हैं मोटे रूप में। नंबर 1 to find out whether the distribution of the students or subjects across the level of the variable under study is equal or not. Equal distribution. And chi-square test अभी बात स्किप ना कर जाए, 2 टेक्निक्स हमारे पास ऐसे हैं
काइस्केल टेस्ट है और उधर कन्वेंशनल वेरिएंस है, जहाँ पे काइस्केल टेस्ट लगाया जाएगा और नेल्सन वेरिएंस लगाया जाएगा, मुझे नल हाइपोथेसिस का यूज होता है। काइस्केल विल ऑलवेज बी यूजिंग नल हाइपोथेसिस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो हम कह रहे हैं कि गोल्ड अलर्ट है 50-50 होनी चाहिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 55-45 से आगे हम काइस्केल लगा के देखेंगे कि क्या 55-45 से ज्यादा तो नहीं है, या क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्रॉस लेवल नॉर्मल है कि नहीं है, इसके लिए काइस्केल है। दो बात कहते हैं। तीसरी बात, जो हमारी जब हम डाटा लेते हैं साइकोलॉजिकल वेरिएबल के ऊपर, तो उसके बीच में जब हम अजम्पशन टेस्ट कर रहे हैं नॉर्मल की, वहां पर भी काइस्केल टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट है, जो उसको उधर यूज करेंगे काइस्केल टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है कि नहीं है, उसके बारे में काइस्केल की यूज होती है। तीन बातें हो गई। चौथी बात, ये यूनिवेरिएट एनालिसिस है। अभी तक क्या है, ये यूनिवेरिएट एनालिसिस है। सेकंड अब आगे बाइवेरिएट में इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल नहीं बताएंगे, एट्रीब्यूट्स। काइस्केल में हम एट्रीब्यूट वर्ड यूज करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं। जैसे हमने वेरिएबल यूज कर लिया एडजस्टमेंट एंड जेंडर। जेंडर वेरिएबल है, लेकिन जेंडर वेरिएबल एट्रीब्यूट है बेसिकली, क्योंकि उसमें दोनों ग्रुपों में जेंडर का डाटा हमारे को दो ग्रुपों में जाएगा आज की डेट में। दो ग्रुप कौन से हैं, मेल एंड फीमेल। अभी आने लग गया तीसरा ग्रुप भी आने लग गया, ट्रांसजेंडर भी आने लग गया। आने वाले समय में जेंडर के ऊपर हमारे को तीन मिलेंगे। तो ये इंक्लूसिव वजह से आपका जो ट्रांसजेंडर सब्जेक्ट है वो स्कूल में भी आ रहा है, कॉलेज में भी आ गया, यूनिवर्सिटी में भी आ गया। उसकी गिनती है। अभी हमारे सेंसस चल रहे हैं, चलने का भी सेंसस होएगा जब, तो उसमें ट्रांसजेंडर की गिनती भी होगी, एक और बढ़ गया है। तो जेंडर के तीन ग्रुप होंगे हमारे पास। ये एट्रीब्यूट को हम चेंज नहीं करेंगे, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमारे आंखों का रंग कैसा है, प्लेयर खेलते हैं लेफ्ट हैंडेड है राइट हैंडेड है, ये वेरिएबल नहीं है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। फिर आंखों का तिरछापन, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, तीर है, एक हम सीधा देखते हैं दृष्टि में, इस दृष्टि में हम किसी बाएं आपका तीर है, किसी को दाएं आपका तीर है, तिरछापन जिसको बोलते हैं। हैंडेडनेस है, हाइटनेस है, कलर है, तो ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो जो काइस्केल है वो एट्रीब्यूट्स के बीच में एसोसिएशन को देखता है, रिलेशनशिप को नहीं देखता। देखिए रिलेशनशिप वर्ड आपका कब आएगा, डाटा आपका कंटिन्यूअस है और स्कोर फॉरवर्ड है। जहाँ पे काइस्केल आपका कहाँ यूज हो रहा है, जहाँ पे आपको केवल गिनती है, इधर नॉमिनल स्केल है या ऑर्डिनल स्केल है, इसमें डाटा फॉरवर्ड डाटा है काइस्केल में जब आएंगे। काइस्केल में मीडिया नहीं आएंगे, काइस्केल में गिनती आएगी कि कितनों में से कितने लोग हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, 100 में 4 नहीं है, एक्सपेक्टेंसी बेस पे डील करेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 ग्रुप भी हमने बनाए थे, हाई में 16, एवरेज में 68, लो में 16, इसके हिसाब से हम टेस्ट करेंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूट है हमारे पास, एडजस्टमेंट है, हम कहते हैं एडजस्टमेंट है और जेंडर है, कि लड़के ज्यादा एडजस्टेड है कि लड़की ज्यादा एडजस्टेड है। एडजस्टमेंट हाई और लो है, एडजस्टमेंट का कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है हमारे पास। हाईली एडजस्टेड है, लोली एडजस्टेड है, मेल एडजस्टेड है या एडजस्टेड है, तो वो एट्रीब्यूट है। एडजस्टमेंट में के बेसिस लड़के गिनती के बीच में जो एक काइस्केल का कंपटीशन बन जाएगा, वो बताएगा कि लड़कियों में एडजस्टमेंट ज्यादा, लड़कों की गिनती लड़कों में नहीं, कि लड़कों की गिनती एडजस्टमेंट में ज्यादा है किसकी एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। नो डाउट काइस्केल का फिर कोलेशन से काइस्केल भी बनाया जाएगा, हमारे काम हम उससे सेक्शन में निकाल जाएंगे जब काइस्केल को डील करेंगे। आई थिंक वी हैव टेकन वी हैव टू पुट अप 2 सेक्शन फॉर काइस्केल, one day काइस्केल के लिए। The good question is there. हाँ जी, Is there a minimum or maximum sample size required for the t-test to be valid? दोबारा बोलिए। Is there a minimum or maximum sample size required for the t-test to be valid?
वैलिड का क्या मतलब है? वैलिड दो हो सकता है। टी टेस्ट वैलिड किसी भी टेक्निक की वैलिडिटी का सवाल नहीं है, टेक्निक की सिग्निफिकेंस और नॉन सिग्निफिकेंस की बात है। हाँ, सैंपल साइज कितना होना चाहिए इसकी बात है। देखिए टी की जो बुनियाद है, मैंने अभी बात करी थी, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट था, हमने उसको डी लिख लिया था। आप कर लेते हैं कि टी का टी अगर टेबल शीट को दोबारा देखोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 दिख रहा है उसके अंदर, 1 से लेके 50 तक है। और 1 डी कब आएगी? अगर आप अपने स्कॉलर के हाथ में कलम और पेपर है, N1 माइनस N1 माइनस 1, N1 का मतलब है सैंपल साइज ऑफ द फर्स्ट ग्रुप माइनस 1 प्लस N2 माइनस 1, सैंपल साइज ऑफ द सेकंड ग्रुप माइनस 1। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं N1 प्लस N2 माइनस N1 प्लस N2 माइनस 2, सैंपल साइज ऑफ ग्रुप 1 प्लस सैंपल साइज ऑफ ग्रुप 2 माइनस 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कैसे बन के आती है? जब एक ग्रुप में एक हो, दूसरे में 2 हो। देखिए टी का वैल्यू 0 हो जाती है, एक ग्रुप में एक हो, दूसरे में 2 हो, या 2 जमा 1 हो। मतलब अगर आपने जेंडर डिफरेंस देखना है क्लास के अंदर, 2 लड़के और 1 लड़की हो, या 2 लड़के और 1 लड़का हो, हम टी टेस्ट लगाते हैं जेंडर डिफरेंस देखने के लिए। थोड़ा लग रहा है ना नंदनी? हेलो हेलो हेलो, Yes, yes, yes. पता लग रहा है ना कि जेंडर डिफरेंस देखना क्लास के अंदर, एक लड़का 2 लड़कियां हो, डाटा आ गया ना, तो वी कैन टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड गर्ल जजमेंट। एक लड़का 2 लड़कियां हो, या 2 लड़के 1 लड़की हो, तो वी कैन यूज द टी टेस्ट, बिकॉज 2 प्लस 1 माइनस 2 बराबर है 1। आप टेबल सी पे आ जाएंगे दोबारा से, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, नहीं मैं देख सकता हूँ। 1 डी के लिए आपको कोई वैल्यू चाहिए 12.71 चाहिए ना, 0 के लिए। Yes, yes, I can see. ठीक, और अगर 0.1 पर टेस्ट करेंगे तो टी वैल्यू कितनी बड़ी होनी चाहिए? 60, कितना 2.66 है 0.1 में। Yes, yes. Yes, sir. We can test the significance of difference between 2 groups, even if they have 1 case in 1 group and 2 cases in the other group. मैथमेटिकली आपको स्टैटिस्टिशियन दे रखा है, और ये आपको सभी बुक्स में ऐसे टेबल मिलेगा आपको, बुनियाद है ये। इसका मतलब कई बार लोग ये कहते हैं जिसने ऑलरेडी सवाल किया उसको अच्छा से उसको, लेकिन वैलिडेट होने का नहीं सवाल है। इसको मैंने डील करूंगा, आपने मेरे में एक शब्द का याद करवाना है, इफेक्ट साइज। इफेक्ट साइज क्या होता है? इफेक्ट साइज वो हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं। इफेक्ट साइज जैसे हम कॉज इफेक्ट कर रहे हैं ना, वैसे इफेक्ट साइज मैं भी बोल कर रहा हूँ, ये शब्द हम यूज करेंगे। आपके रिजल्ट का इफेक्ट साइज कितना बनता है। और दूसरा जो है कि सैंपल साइज तो इनफाइनाइट हो सकता है पॉपुलेशन, या अल्टीमेटली यू विल हैव टू हैव द नंबर पर 1,10,000 का भी सैंपल होता है, तो बनाए नहीं 10,000 के सैंपल तो मैंने भी देखे हुए हैं। अभी जो हमारे एजुकेशन का रिपोर्ट है, अगर कोई एजुकेशन का स्कॉलर बैठा हुआ है वो सुन रहा होगा, उसको पता जो असर की रिपोर्ट है हमारी एनुअल स्टेटस ऑन एजुकेशन रिपोर्ट है, उसका सैंपल में 1,55,000 के इतने स्टूडेंट हैं जिनका उन्होंने डाटा देख रहा है, उनके फिर एवरेज निकालिए, डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है अचीवमेंट पर, लैंग्वेज में भी और में भी मैथ में सैंपल साइज में भी लैख और 2 लाख साल का, लेकिन हम तीसरे में या में कितने सैंपल लेके आते हैं? 800 का, 1000 का, 1200 का, 1500 का ऐसे लेके आते हैं ना। तो सैंपल साइज भी हमारा एक सेशन हुआ है, वो टेबल भी देना है। हमारे एक स्कॉलर बैठा हूँ जहाँ पे, जिसमें भी
आपके ग्रुप में, और उन्होंने मेरे को आज भी भेज दिया है, तो उसमें वो कल भी मैं का है वो टेबल हम शेयर करेंगे। इतनी अपनी सैंपल वो मिनिमम है, ठीक है, वो जो एडिक्टिव साइज है सैंपल का वो मिनिमम की बात करता है, मैक्सिमम की बात नहीं करता है। मैक्सिमम सारे ले लो, सभी को ले लो। कल ही मैंने बात करी थी, हमें जब डाइट की वैल्यूएशन करनी है, डाइट की टीचर 12 डाइट है हमारे चल रही थी, 12 डाइट में 10-10 12 टीचर है, तो हमारे टोटल टीचर 150-50 के करीब होगा।